ज़मीन लेते टाइम पेपर रिकॉर्ड सब सही होने चाहिए एंड वी आर गुड टू गो। जो पुराना प्रोसेस है उसमें यह है कि आपको सबसे पहले वही जमीन का पहला खसरा खत्म आपने देखना है, कौन जमीन बेच रहा है और कितनी जमीन बेच रहा है। क्या वो प्लॉट लेने चाहिए जो आज की डेट में रीसेल वैल्यू में मिल रहे हैं? ये ऑप्शन ठीक है कि आप प्लॉट ले लें और अपना एक स्लो जो इन्वेस्टमेंट होता है, ये मॉडरेट इन्वेस्टमेंट है और आपका रिटर्न आता रहेगा। यमुना सिटी के प्लॉट्स क्या लेने चाहिए और क्यों ज़्यादा प्राइसेस हैं, वर्थ इट है कि नहीं? तो जो गेटेड सोसाइटी होती है, जो बिल्डर्स बनाते हैं, उस तरह की फैसिलिटीज़ देते हैं वहाँ पे, तो लोगों को लगता है कि हमें बिला का बिला मिल गया, जो फ्लैटों का जो कंफर्ट है वो मिल गया वहाँ पे। 99 ईयर्स बाद प्लॉट रिन्यूअल आराम से हो जाता है। हाँ, जनरली अथॉरिटी करती है रिन्यूअल, सबके रिन्यूअल होंगे, लीज फिर रिन्यू हो जाएंगी सारी। नंबर 1 इन्वेस्टमेंट चॉइस इंडिया में फ्लैट क्यों है लेना? देखिए, लोन का सपोर्ट मिलता है फ्लैट लेने में। तो आजकल जो ये लग्जरी अपार्टमेंट्स आ रहे हैं ये टाइमली डिलीवर कर रहे हैं बट प्राइसिंग बहुत हाई है। हाँ, ये थोड़ा सा रेपुटेशन के लिए थोड़ा इनकी रेपुटेशन अच्छी, गोदरेज हो गए या बड़ी कंपनियां हैं। एक्विजिशन लैंड में एक फायदा बहुत अच्छा है जो मुझे लगता है। नहीं, आपकी बात से 100% मैं सहमत हूँ। ये रजिस्ट्री का प्रोसेस एग्जैक्टली कैसे होता है? रजिस्ट्री का प्रोसेस भी बहुत सिंपल सा है। So a lot of you had requested me after I posted my father's podcast that you loved his answers and you would like to see more of such honest questions and answers where we have nothing to sell and we give you very honest review, feedback and our opinions on everything around real estate from Noida, Greater Noida, EDA to everywhere. So today we are doing this podcast, me and my father, Mr. Sudhir Gupta, and I have a lot of questions. I get a lot of questions from you people as well, from readers, from subscribers. So I'm going to take up a lot of these questions. Plus, there are some questions that I wanted to ask him in front of the camera. Of course, I ask him a lot as well. But there are a few things that I would like to ask on the camera and then see his responses, answers, so that everyone also gets to learn from that experience. So let's get started, okay? Papa, आपका इस podcast में welcome. थैंक यू, आपने इनवाइट किया। थैंक यू। तो मैं स्टार्ट करता हूँ, मैं राइट जंप करता हूँ। तो आज आई वांट टू स्टार्ट कि प्लॉट्स में क्या रिटर्न है, क्योंकि हमसे काफ़ी लोग फार्म लैंड्स तो इंटरेस्टेड हैं ही लेने के लिए, बट काफ़ी लोगों का इंटरेस्ट होता है कि यार मेरे को ना प्लॉट्स लेने हैं ईडा में। तो उसके बारे में कुछ मेरे क्वेश्चंस हैं। तो पहला मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या ईडा में प्लॉट अगर मतलब लकी ड्रॉ तो जो होता है वो होता है, बट उसमें तो 500 में 1000 में एक का होता है, बट क्या वो प्लॉट लेने चाहिए जो आज की डेट में रीसेल वैल्यू में मिल रहे हैं? हम जैसे देख रहे हैं सेक्टर 18, सेक्टर 19, सेक्टर 25, और क्या रीसेल वैल्यू रहती है? इसको हम दो तरह से देख सकते हैं। एक तो होता है कि हमें जैसे रहने के लिए चाहिए, तो वहाँ पर कोई इशू नहीं है, हमें रहने के लिए चाहिए तो गुड है, बहुत अच्छा है, आप ले सकते हो, रह सकते हो और अच्छा इन्वायरमेंट आएगा। लेकिन जब हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो रिटर्न एक रीसेल में उतना अच्छा रिटर्न आता नहीं है। तो इसलिए बेहतर यह है कि रिटर्न के और भी बहुत से ऑप्शंस खुले हुए हैं। यदि आप पे कोई ऑप्शन बहुत ज़्यादा नहीं है तो एक ये ऑप्शन ठीक है कि आप प्लॉट ले लें और अपना एक स्लो जो इन्वेस्टमेंट होता है, एक मॉडरेट इन्वेस्टमेंट है और आपका रिटर्न आता रहेगा। लेकिन जब हम अच्छे रिटर्न की तरफ जाते हैं, जब हम देखते हैं कि हमें कोई बेहतर रिटर्न मिल पाए, तो इसके लिए बेहतर यह है कि हम जो है ना एग्रीकल्चर लैंड की तरफ चलें और वहाँ पे हमारे को अच्छा इन्वेस्टमेंट मिलता है, प्लस हमें अल्टरनेट प्लॉट भी मिल जाता है जिसकी हमें बहुत सख्त ज़रूरत होती है। और ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियरी चीज़ हो जाती है कि जब वो प्लॉट मिलते हैं हमें 7% के, तो उसमें अपना मकान भी बना सकते हैं, कॉमर्शियली गतिविधि भी कर सकते हैं, सेमी कॉमर्शलाइज होते हैं तो हम नीचे शॉप वगैरह बना सकते हैं और उसके ऊपर जो है हम अपना मकान बना सकते हैं। 2 मंजिल 3 मंजिल तक अलाउड है हमारे को। तो वो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि आपको प्लॉट भी मिल रहा है, आपका इन्वेस्टमेंट भी हो रहा है और रहने की जगह भी आपको मिल रही है और काम की जगह भी मिल रही है आपको। मतलब आप ये कह रहे हो कि अगर 1,00,000-1.5 लाख रुपए स्क्वायर मीटर में अगर प्लॉट मिल रहा है तो ना लें, क्योंकि अप्रिसिएशन उतना नहीं होगा। और क्या आपका ये भी मानना है कि फिर मतलब फार्मर कोटा प्लॉट एग्रीकल्चर लैंड के थ्रू ले तो लें, और वो भी आपको फ्री मिलता है, 7% ऑफ द लैंड एरिया का फ्री मिलता है, तो वो बेस्ट प्लॉट है? नहीं तो अदरवाइज आप रेकमेंड नहीं करते? नहीं, बिल्कुल रेकमेंड। अच्छा, मेरा ये क्वेश्चन है, जैसे आप ले लो 5 या 6 लोगों की फैमिली है, ठीक है, अब उन्हें कहीं रहने के लिए चाहिए, तो क्या वो इसमें मेरे 2 क्वेश्चंस बनते हैं, क्या वो प्लॉट लें या फ्लैट लें अगर रहने के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं? और सेकंड मेरा क्वेश्चन ये बनता है कि अगर वो प्लॉट ले रहे हैं तो कितने फ्लोर की कंस्ट्रक्शन करें ईडा में, कैसे करें, उसके बारे में आप बताओगे थोड़ा सा? ये बड़ा स्पेसिफिक है कि जनरली हमें रहने के लिए हर आदमी के इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल रहने के लिए रिक्वायरमेंट होती है। कहीं कोई बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फ्लैट के साथ है, कोई प्लॉट के साथ है, लेकिन जब हम इन्वेस्टमेंट और प्लस रहना देखते हैं तो हमारे लिए प्लॉट लेना
ज़्यादा बेहतर इन्वेस्टमेंट है हमारे लिए, और रहने के लिए एक अच्छी जगह है। उसमें हम करीबन, क्योंकि आपके फ्लैट में आपका एरिया नहीं बढ़ सकता है, एरिया फिक्स होता है वहाँ पर जाकर के, लेकिन प्लॉट में भी एरिया फिक्स होता है, पर वो 3 मंजिल तक आपको FAR मिल जाता है, 1.8 FAR मिल जाता है ईडा में आपको, तो जिसलिए आप 3 मंजिल तक आप बना सकते हो उसको, और सबसे स्टेल्थ भी बना सकते हो पार्किंग। तो आपके लिए जो है ना 3 फ्लोर मिल जाते हैं आपको रहने के लिए, एक्सपेंड करने के लिए, तो एक बेहतर आपके साथ स्पेस हो जाता है आपके लिए। आपका 1 या 2 फ्लोर पे रेंटल यील्ड भी हो जाएगा। जो 7% जो आबादी के प्लॉट होते हैं उसमें ग्राउंड फ्लोर पर कॉमर्शियली कर सकते हैं आप, और फर्स्ट और सेकंड फ्लोर पे जो है ना आप जो है ना कोई रेजिडेंशियल रिहाइश रख सकते हैं, वो आपके लिए बहुत कंफर्टेबल रहेगा। अच्छा, एक चीज़ और, हमारा सुबह सुबह डिस्कशन हो रहा था कि मैं आपसे जैसे पूछ रहा था कि गौर यमुना सिटी में प्लॉट्स के रेट ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू रीसेल में, एज़ कम्पेयर टू जो प्लॉट्स हम बाकी नॉर्मल सेक्टरों में देख रहे हैं, तो उसका क्या रीज़न है? गौर के यमुना सिटी के प्लॉट्स क्या लेने चाहिए और क्यों ज़्यादा प्राइसेस हैं? वर्थ इट है कि नहीं? उसमें भी अगेन 2 चीज़ें शुरू हो जाती हैं। पहली चीज़ तो ये है कि बहुत से लोगों में एक सिक्योरिटी को लेकर के ना, जब जो रिहाइश बनाता है तो सिक्योरिटी को लेकर के उसका कंसर्न रहता है, वो हमेशा रहेगा कंसर्न। तो उस कंसर्न की वजह से वो चाहता है गेटेड सोसाइटी हो, मेरे को क्लब हाउस मिले, मुझको उसके अंदर जो है ना मेरे बच्चे को खेलने के लिए कोई बाहर ना जाना पड़े, तो क्लब हाउसेस हों, मेरे लिए स्पोर्ट्स स्टेडियम हो। तो जो गेटेड सोसाइटी होती है, जो बिल्डर्स बनाते हैं, उस तरह की फैसिलिटीज़ देते हैं वहाँ पे। तो लोगों को लगता है कि हमें बिला का बिला मिल गया, और साथ में हमारे को जो फ्लैटों का जो कंफर्ट है वो मिल गया वहाँ पे, तो इसलिए वो हाइब्रिड मोड में चले जाते हैं। अथॉरिटी में ऐसा नहीं है। अथॉरिटी के प्लॉट होते हैं, अच्छे रोड होते हैं, सब कुछ अच्छा होता है, पर उस तरह की क्लब हाउस की फैसिलिटीज़ नहीं होती। गेटेड बनता है, बहुत बाद में गेटेड बनती है सोसाइटी, और बहुत सी सुविधाएँ जो होती है ना प्राइवेट बिल्डर देता है, जबकि अथॉरिटी वो सुविधाएँ नहीं देती है। तो इसलिए लोग कोशिश ये करते हैं कि गेटेड सोसाइटी में सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जाना कंपैरेटिवली ज़्यादा प्रेफर करती है। अच्छा, इसमें आप ये भी बता रहे थे कि ईडा शायद ही ऐसा शहर है या बहुत ही कम शहर होंगे जो बड़े के बड़े सेक्टर जेपी गौर्स को या इन सब बिल्डर्स को दे देते हैं, पूरा सेक्टर में ही फिर वो अपना हाउसिंग बनाते हैं। ये हाँ, बहुत रेयर है। बहुत रेयर है, पर ये जेपी को इन्होंने अलाउड किया था। बाद बाकी जो बड़े बड़े लैंड बैंक जो ले लेते हैं, जो जहाँ बड़े स्पेस हैं, तो वहाँ पर कुछ लोगों ने विलास बनाए हैं। नोएडा एक्सटेंशन में भी विलास बनाए हैं उन्होंने। और विलास का मतलब ये है कि आपका 3 फ्लोर आपके रहते हैं, और पूरा 3 फ्लोर तक बनाते हैं, और पूरा इंडिपेंडेंट हाउस आपका होता है वो। तो ये कंसेप्ट है, पर लेकिन ये थोड़ा महंगा होता है, उन लोगों के लिए सूट करता है जो विलास में रहना चाहते हैं, फ्लैट में नहीं रहना चाहते हैं। तो हर की अपनी इंडिविजुअली चॉइस है। इसमें यह है कि हर व्यक्ति का अपना अपना एक नज़रिया है, पर लेकिन इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो कंपेरेटिवली फ्लैटों के मुकाबले विलास में रिटर्न आ जाता है, पर अगेन वो जो रीसेल वैल्यू पे ले रहे हो उससे नहीं आती बहुत ज़्यादा रिटर्न्स, बट फ्लैट से तब भी बेटर है। थोड़ा बेटर है फ्लैट से, क्योंकि उसका 3 फ्लोर एक ही व्यक्ति के पास होते हैं। अच्छा, बट अगेन उसमें फिर प्रॉब्लम ये भी है कि थोड़ा सा हाई पॉइंट ऑफ एंट्री है, फ्लैट्स कम पॉइंट ऑफ एंट्री है। वहाँ पे भी हाई पॉइंट, वही अगेन, एक तो हाई पॉइंट एंट्री है, दूसरा ये है कि बिलास में आपके लिए फिर मेंटेनेंस चार्जेस हैं, ज़्यादा है। सारे चार्जेस आपके पास शुरू हो जाते हैं जो फ्लैटों में होते हैं, तो वो आपको सारे पे करने होंगे इसके लिए। अगेन क्योंकि बिल्डर के पास आप होंगे तो बिल्डर के पास सारी चीज़ें कंट्रोल होती हैं, तो बिल्डर उसके हिसाब से सारी चीज़ें प्लेस्ड करता है वो, कि भाई क्या चार्जेस लेने क्या नहीं लेने। अगेन आपके पास बिल्डर के पास जाना पड़ता है, जबकि नोएडा अथॉरिटी में सिर्फ आपको लीज रेंट देना होता है, वन टाइम 11 गुना एक बार देना होता है। उसके बाद छोटे मोटे मेंटेनेंस या बहुत छोटे से चार्जेस आते हैं, वो देने होते हैं, अदरवाइज और कोई चार्जेस नहीं देने होते हैं। और ये लीज रेंट बहुत ज़्यादा नहीं होता। ये लीज रेंट सर्कल रेट का जनरली लोगों को समझ नहीं है। सर्कल रेट का 1% लीज रेंट होता है, हर साल देना होता है, लेकिन अब 11 गुना दे देंगे, लीज रेंट भर देंगे शुरुआत में ही, तो आपको वन टाइम लीज रेंट हो जाता है। ये अथॉरिटी की पॉलिसीज है यहाँ पे। 99 साल फिर आपको कोई लीज रेंट नहीं देना है, और अगर नहीं देंगे तो हर साल लीज रेंट देना है आपको सर्कल रेट का। अच्छा, 1%। तो काफ़ी सेविंग्स हो जाती है। तो काफ़ी सेविंग्स हो जाती है, क्योंकि आपका शुरू में सर्कल रेट बहुत कम होता है। ठीक सपोज करो कि 10,000 रुपये सर्कल रेट है, तो आपका लीज रेंट 11 गुना कम पड़ेगा, लेकिन यही सर्कल रेट 1 लाख हो जाएगा, तो फिर आपको 1% देना है, तो बहुत ज़्यादा आपके लिए हो जाएगा लीज रेंट। तो वन टाइम देना ही आपके लिए समझदारी वाली बात है। ठीक है। और फिर जैसे 99 ईयर्स बाद प्लॉट रिन्यूअल आराम से हो जाता है। हाँ, जनरली अथॉरिटी करती है रिन्यूअल, सबके रिन्यूअल होंगे, लीज फिर रिन्यू हो जाएंगी सारी जितनी भी लीज हैं। ऐसा नहीं है कि कोई अथॉरिटी छीन लेगी, रिन्यू करेगी लीज को, उसका एक चार्जेस होगा,
और वैसे भी जैसा हर अथॉरिटी का अपना एक टाइम पीरियड होता है, जैसे ये नोएडा अथॉरिटी है 41 तक है ये, इसके बाद ये अथॉरिटी खत्म हो जाएगी, मोस्ट प्रॉब्ली रहेगी कुछ साल तक, जब तक डेवलप अथॉरिटी जब तक रहती है, जब तक डेवलपमेंट होता है, उसका डेवलपमेंट का फेज होता है, उसके बाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन आ जाएगी। अच्छा, तो फिर वो देखेगी, टेक ओवर करेगी इसको। तो जब तक अथॉरिटी है भी, तो तब तक अथॉरिटी इसको सारे को मेंटेनेंस करेगी, देखभाल करेगी। ओके ओके। मैंने काफ़ी बार मैजिक ब्रिक्स पे देखा है, स्पेशली ईडा में, कि काफ़ी सारे जो प्लॉट्स हैं वो फ्री होल्ड हैं और काफ़ी सस्ते हैं। तो मेरा यही मानना है कि वो प्लॉट काटे गए हैं, जैसे लैंड में, एग्रीकल्चर लैंड में। मैंने इसकी एक वीडियो भी बनाई है, पर क्या आप एक्सप्लेन करोगे कि काफ़ी सारे प्लॉट्स हमें मैजिक ब्रिक्स पे बहुत सस्ते दिखते हैं, काफ़ी कम रेट पे दिखते हैं और फ्री होल्ड लिखा होता है पे, वो क्या होते हैं? इसमें जनरली होता है क्या है, एक ऑथराइज प्लॉट होते हैं, एक अनऑथराइज प्लॉट होते हैं। अब अनऑथराइज प्लॉट होते हैं वो फ्री होल्ड ही होंगे, उनका कोई माई बाप नहीं है, तो वो तो फ्री होल्ड ही हो गए। लेकिन अब उनकी वैलिडिटी का डाउटफुल रहता है हमेशा, उनकी वैलिडिटी कितनी है नहीं है। लेकिन जहाँ तक बात आती है, जो जनरली मोटिव एक बड़े ब्रॉड एस्पेक्ट में बात करें, तो जो अथॉरिटी जो प्लॉट देती है वो उनको बाद में फ्री होल्ड कर देती है। जैसे गाजियाबाद विकास प्राधिकरण है, अपने प्लॉटों को फ्री होल्ड कर देती है, डीडी है, अपने प्लॉटों को फ्री होल्ड कर देती है, एक मुश्त पैसा लेकर के उनको फ्री होल्ड प्लॉट कर देती है। तो फ्री होल्ड से मतलब जनरली लोगों की भ्रम है लोगों को, तो फ्री होल्ड जनरली अथॉरिटी करती हैं, वो फ्री होल्ड माने जाते हैं। बाद बाकी लोग अनऑथराइज होके कर देते हैं, अनऑथराइज और वो लैंड एक्वायर भी हो सकता है, फ्री होल्ड करके बेचती है। वहाँ पे वैलिडेशन की दिक्कत रहती है, वहाँ पे चीज़ों को किसी भी अथॉरिटी से वो वेरीफाई नहीं होते हैं, तो वो लोग इसको जनरली किसान जो अपने प्लॉट काट देते हैं उनको फ्री होल्ड बोलते हैं। वो कभी भी तोड़े जा जनरल सकते वर्डों हैं। में किसान जो प्लॉट काट देते हैं उनको फ्री होल्ड बोला जाता है। और फ्री जनरली इसी को क्या क्या आपको ऐड दिखाई देते होंगे, सस्ते लगते होंगे सस्ते दिखते हैं आपको, काफी। लगता है ये बहुत सस्ते हैं फ्री होल्ड में। तो वहाँ पे ये समझने की मैटर है कि क्या चीज़ है। तो इसमें एक बहुत बड़ा रिस्क ये भी तो है कि मोस्ट ऑफ द लैंड एक्विजिशन लैंड है, किसान ने आबादी बनाने की कोशिश कर रहा है, पर जब अथॉरिटी का बहुत होगा, लैंड प्राइसी हो जाएगा, तो वो तोड़ फोड़ करके ले लेंगे ज़बरदस्ती। ये भी तो चांस है काफ़ी। ये काफ़ी हद तक चांसेस हैं। अथॉरिटी की अब नई पॉलिसीज आई हुई है कि 80% जो ज़मीन है आदमी सहमति से खरीदेगी किसानों से, और 20% आवर्ती ज़बरदस्ती ले लेगी। जो उसने 80% ले लिया तो अधिग्रहण कर सकती है। अधिग्रहण मतलब सरकार की तरफ से होता है इसका अधिग्रहण, लैंड एक्वायरेशन डिपार्टमेंट की तरफ से। तो सरकार उसको ले लेगी 20% जो ज़मीन है, जो बची हुई ज़मीन है पूरी। तो ये है अधिग्रहण की नई पॉलिसीज, और उसी के हिसाब से अकॉर्डिंगली काम चल रहा है आज की डेट में। तो अगर किसी गांव में 80% लोग सहमत नहीं है तो फिर क्या होगा? तो फिर ज़मीन लेना बहुत मुश्किल होगा। 80% आपको सहमति के आधार पर लेनी ही पड़ेगी। अच्छा, तो गांव वाला मतलब अगर 100 गांव देख रहा हूँ तो कितने गांव में सहमति बन जाती है ऑन एन एवरेज? मोस्टली सारे गाँव में सहमति बन जाती है। अब मैं एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ, जैसे मेरे को ये लगता है कि आजकल के लोग प्लॉट्स, जब हम बात करते हैं फार्मर कोटा प्लॉट की, राइट, कि लैंड आप लो और आपको फार्मर कोटा प्लॉट मिलेगा, तो काफ़ी लोगों का डाउट ही होता है जी मेरे को कंस्ट्रक्शन नहीं करनी, मेरे को तो जी बहुत बड़ा हेडेक लगता है। तो उसका आप क्या सॉल्यूशन बताते हो? एक तो सॉल्यूशन ये है कि भाई जैसे ही आपको प्लॉट मिला आप उसे निकाल दो, भाई आपको कंस्ट्रक्शन करनी नहीं, क्योंकि कंस्ट्रक्शन की तो ज़्यादा कॉस्ट नहीं होती। तो बट आप उन लोगों को क्या कहोगे जो एक्चुअली उस प्लॉट में रहना चाहते हैं, उसे सेल नहीं करना चाहते हैं, वो कैसे कंस्ट्रक्शन करें? क्या बहुत बड़ा हर्डल है? कैसे लाइफ ईजी की जा सकती है अगर कंस्ट्रक्शन हमें करनी है प्लॉट की, जो हमें फार्मर कोटा प्लॉट मिलेगा बाद में? देखो, कंस्ट्रक्शन तो हज़ारों साल से चला रहा है। जब से आदमी समझ आई है उसको, कंस्ट्रक्शन हर जगह चला है, हमेशा टाइम टू टाइम चला है। अब क्या है कि थोड़ा सा क्या ही चीज़ें बढ़ गई हैं बहुत ज़्यादा, और आजकल डिज़ाइंस बहुत आ गए हैं, चीज़ें बहुत आ गई, तो आदमी सोचता है बहुत बड़ा टेंशन है। तो उसके लिए बेहतर ये है कि आप जो बहुत सी सर्विसेज हैं यहाँ पे मिलती हैं, आपको बहुत से कॉन्ट्रैक्टर मिल जाते हैं, बहुत से इंटीरियर डिज़ाइनर मिल जाते हैं आपको। तो एक अच्छा सा इंटीरियर डिज़ाइनर देखें, एक आर्किटेक्ट देखें, एक ठेकेदार देखें, आप उसको कॉन्ट्रैक्ट दे दें और एक अच्छा सा एक पेमेंट प्लान बनाएं और आप ऑर्डर कर दें, उसको इससे अकॉर्डिंगली बन जाएगा। तो इतना बड़ी टेंशन, इतनी बड़ी हेडेक है नहीं है। पर लोगों को डिसाइड करने में टाइम लगता है कि मैं कैसे बनवाऊँ। मेन समस्या ये नहीं है कि हर्डल है, सबसे बड़ी समस्या कि आदमी प्लान नहीं है उसके पास कि मुझे मकान कैसा बनाना है, वहाँ कन्फ्यूज़न होता है। फिर उसे किस तरह से बनाना है, वहाँ कन्फ्यूज़न होता है उसको। तो मेरे हिसाब से तो कोई ऐसी दिक्कत है नहीं है कहीं पे भी। थोड़ा सा कन्फ्यूज़न दूर करें, थोड़ा सा मेहनत करें, तो आपकी चीज़ें अच्छा मकान बन जाएगा। और जो आपके लिए आप मेहनत थोड़ी कर भी लेंगे तो आपके लिए एक बेहतर मकान बन जाएगा, जो 40-50 साल तक आपको किसी तरह की आपको चेंजेस कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
अच्छा, तो जैसे हम अज्यूम करते हैं कि मेरे पास 2 बीघा ज़मीन थी, ठीक है? और मेरे को 7% प्लॉट मिल गया, मतलब मेरे को मिल गया लगभग 1600 स्क्वायर 1700-1800 स्क्वायर मीटर के आसपास लैंड था। उसका 60 120, हाँ, 120 स्क्वायर मीटर मेरे को प्लॉट मिल गया, ठीक है? अब उस 120 स्क्वायर मीटर में मान लो मुझे 2 फ्लोर बनाने हैं, ठीक है? तो अगर मैं खुद खड़ा होके बनवाऊँगा सारी चीज़ें, तो कितनी कॉस्ट आती है? और अगर मैं किसी कॉन्ट्रैक्टर को दूँगा डिज़ाइन विज़ाइन समेत, तो मेरी कितनी कॉस्ट आएगी? एक आइडिया, एक अप्रॉक्सीमेशन। ये जनरली कॉस्ट 2000 से लेके 3000 रुपये स्क्वायर फीट के बीच में कॉस्ट आती है जनरली। अच्छा। अब आने को कोई बहुत ज़्यादा लग्जरी बनाना चाहता तो 5000 भी जा सकती है, 4000 रुपये स्क्वायर फीट भी जा सकती है। लेकिन एक अच्छे मकान के लिए 2000 से 3000 के बीच में एक अच्छा गेट है, अच्छा। जिसमें आप इसके बीच में आपको एक अच्छा मकान बनकर मिल सकता है। और बहुत ज़्यादा सिरदर्दी नहीं है, सिरदर्दी सिर्फ इतनी है कि आपको इंस्पेक्शन करना है टाइम टू टाइम, कि आपकी जो बिल्डिंग बन रही है ना, कि आपके सिर में दर्द बाद में ना हो। अच्छा। वो बिल्डिंग सही बन रही है, प्रॉपर वे में बन रही है, प्रॉपर वे में उसका मेंटेनेंस हो रहा है बिल्डिंग का, प्रॉपर वे में उसका चीज़ें आउट ऑफ सिलेबस तो नहीं जा रही चीज़ें। अच्छा। तो इसलिए थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत है आपको, तो इसका आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा, जो बाद में आपको तकलीफ नहीं होगी। ओके, तो इसमें जैसे अगर मैं फार्मर कोटा प्लॉट बनवा रहा हूँ, तो इसमें मेरे को पहले फ्लोर पे तो चीज़ें खाली छोड़ देनी है, क्योंकि वो तो फिर जो आएगा वो अपने हिसाब से बनाएगा, या वो अपना फॉल सीलिंग जो भी जैसे लगाएगा। तो एक बड़ा सिंपल सा लेआउट बना के मुझे दे देना है, कुछ ज़्यादा नहीं करना मुझे उसके लिए। नहीं, पहले एक नक्शा बनवाना पड़ेगा, नक्शा आपको पास कराना होगा। नक्शा पास कराने के बाद फिर आपको एक ठेकेदार ढूंढना है। नक्शा किससे पास करवाना है? अथॉरिटी से नक्शा पास होगा इसका, और अथॉरिटी से नक्शा पास होने के बाद आपको एक कॉन्ट्रैक्टर ढूंढना है। कॉन्ट्रैक्टर से आपने रेट सेटलमेंट करने, विद मटेरियल और विदाउट मटेरियल आपने, तो उसको सेटल करने के बाद आप जो है उसको ऑर्डर कर दें, 2-4 से बात करके, जितने भी वहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जो आपको अच्छा लगे, रिलायबल लगे, उसको आप दे दीजिएगा। ड्राइंग्स आपके पास होगी उस ड्राइंग के हिसाब से आप बनवा लीजिएगा। बाद में जब इंटीरियर डिज़ाइनर की ज़रूरत होगी तो इंटीरियर डिज़ाइनर से आप जो है अंदर का इंटीरियर डिज़ाइन करा लें। बेस्ट तरीका तो यही है। ओके, इस टाइम जैसे ईडा में अभी बहुत आबादी तो नहीं आई है, तो अच्छा रेंटल यील्ड अभी नहीं है, पर अगले 2-3-4 साल में बहुत अच्छा हो जाएगा। पर मैं जैसे ग्रेटर नोएडा की बात करूं, तो वहाँ पे जैसे फार्मर कोटा प्लॉट है अगर 1200-1400 स्क्वायर फीट, तो उसका एक एवरेज रेंट क्या रहता है नीचे के जो कमर्शियल फ्लोर है? अब जैसे नोएडा एक्सटेंशन में चले जाओ तो वहाँ पे रेट 1.25 लाख रुपये मीटर का रेट है, आराम से मिलता। तो वहाँ पे क्या है कि लोग बहुत से ना प्ले स्कूल खोल लिए हैं बहुत से लोगों ने, तो अच्छे रेंट मिल रहे हैं उनमें। बहुत से ना बैंक्वेट हॉल, बड़े प्लॉट हैं तो बैंक्वेट हॉल वगैरह खोल लिए हैं, किसी में रेस्टोरेंट है। तो मैं देख रहा हूँ कि लोग कॉमर्शियल्स काम कर रहे हैं उनमें, किसी ने स्टोर बना रखा है वहाँ पे, तो अलग अलग अच्छे खासे रेंट मिल जाते हैं। वो टाइम टू टाइम वेरी करते हैं। 1.25 लाख रुपए स्क्वायर, 100 स्क्वायर मीटर का कितना? 1 मीटर का रेट है 1.25 लाख रुपए। अच्छा, तो बहुत ज़्यादा है। अब है मार्केट का रेट है, एक 40 भी रेट है वहाँ पे, एक 50 भी रेट है, डिपेंड करता है। फ्रंट का होगा तो और भी महंगा होगा। बहुत ज़्यादा। तो जैसे अगर 100 स्क्वायर मीटर का घर है तो 12 लाख किराया हो गया? नहीं, किराए की बात नहीं कर रहा मैं, रेट की बात कर रहा हूँ। रेट क्या है उनका? अच्छा, रेट क्या है? ओके, क्या सेलिंग प्राइस है? हाँ, रेंट अलग वेरी करता है, लोकेशन क्या है, कैसे है आपकी लोकेशन। एक रेंट शुरुआत में तो बहुत ज़्यादा रेंट नहीं होता है, लेकिन एक टाइम के बाद रेंट एक अच्छा शुरू हो जाता है। अच्छा, तो जैसे मैंने ऑन एन एवरेज देखा है कि अगर 1000-1500 स्क्वायर फीट है तो 70-80 हज़ार रुपये महीना तो कहीं नहीं गया रेंट। नहीं इतना, ये थोड़ा हायर साइड है, डिपेंड करता है कि लोकेशन उसकी क्या है। अच्छा। हाँ, जनरली 1000 स्क्वायर फीट का जो फ्लैट, जो 1000 स्क्वायर फीट का जो आपके लिए कमर्शियल फ्लोर होगा, हाँ, तो 50,000 40,000 का, जहाँ दुकान खुल सकती है, अच्छा। जैसे मेन रोड पे है तो वहाँ ज़्यादा हो जाएगा आपका। अच्छा। 1 लाख तक भी हो सकता है। ओके। तो डिपेंड करता है कि उसकी सिचुएशन क्या है। अच्छा, अब इसी से जुड़ा मेरा एक क्वेश्चन और है कि काफ़ी लोग हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं जो हमारे साथ लैंड में इन्वेस्ट करते हैं, वो बड़ा पसंद करते हैं कि यार मेरी ना रेंटल यील्ड बहुत अच्छी बन जाए, तो ऑफिस स्पेसेस लेते हैं, कमर्शियल स्पेसेस लेते हैं। अब आजकल तो एक नया तरीका भी आ गया है REIT, तो उसमें लोग स्टॉक्स की तरह लेते रहते हैं, रिटर्न उठाते रहते हैं। बट अगर हम बात करें कि ट्रेडिशनली अगर किसी को शॉप लेनी है, ऑफिस स्पेस लेना है, उसे अच्छा रेंटल यील्ड चाहिए, तो वो कैसे अप्रोच करे इस प्रॉब्लम को कि भाई मुझे रेंटल यील्ड अच्छा चाहिए। फ्लैट्स में तो नहीं मिलता रेंटल यील्ड अच्छा, बट कमर्शियल स्पेसेस में मिल जाता है। तो आप बताओगे कि कैसे वर्थ इट है कि नहीं, कैसे अप्रोच करें, कहाँ पे लें, कैसे लें? कॉमर्शियल स्पेस में नो डाउट रेंट अच्छा मिल जाता है, लेकिन अगेन कॉमर्शियल स्पेस बहुत महंगा होता है। कंपैरेटिव भी देखेंगे तो उतना अच्छा रिटर्न
एक एवरेज रिटर्न आता है उसमें। और फ्लैटों में भी वही है कि फ्लैटों में भी जब आपके पुराने फ्लैट्स हो जाते हैं उनका रिटर्न जो है ना, रेट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, उनके किराए बहुत ज़्यादा कंपेरेटिवली कम होने लगते हैं, उतने अच्छे मिलते नहीं हैं आपको। तो ये डिपेंड करता है कि आपके पास कि किस लोकेलिटीज़ में है और कैसे है। तो लोगों को प्रेफर यही है कि ये तो उनके पास दो ही ऑप्शन हो कि उन्होंने फ्लैट लेना है कॉमर्शियल, तो फिर कॉमर्शियल लेना ज़्यादा बेहतर है उनके लिए। पर मैं अगेन वही बात करता हूँ कि सबसे ज़्यादा बेहतर है कि एग्रीकल्चर लैंड खरीदना, जिससे आपको ऑल्टरनेट प्लॉट भी मिलेंगे, आपको मुआवजा भी मिलेगा और आपका पैसा ग्रो भी करेगा वहाँ पे। और इससे बढ़िया जो मैं समझ पाया हूँ, मेरी समझ के हिसाब से, इससे अच्छा ऑप्शन और कोई है नहीं। अच्छा, तो जैसे अगर ईडा में मुझे कमर्शियल प्लॉट लेना है प्योर या इंडस्ट्रियल प्लॉट लेना है, तो उसका क्या प्रोसेस होता है? जैसे मान लो मुझे होटल खोलना है या इंडस्ट्री खोलनी है, तो उसका क्या प्रोसेस होता है? उसके लिए अथॉरिटी की साइट पर जाना पड़ेगा, वहाँ पे ऑक्शन होते हैं प्लॉट। अथॉरिटी पर साइट पर जाने के बाद आपको अपना एक अर्नेस्ट मनी जमा करना होगा, एक इनका फॉर्म फिल करना होगा आपको, फिर उसके लिए एक डेट होगी, उस दिन वो ऑक्शन होगा। तो ऑक्शन में ऑनलाइन आपको ऑक्शन होता है, उस ऑक्शन में आपको बोली लगानी है, जो ज़्यादा बोली देगा उसके नाम प्लॉट अलॉट हो जाएगा। सिंपल सा प्रोसेस है ये। मुझे लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा रेट होंगे फिर तो जब ऑक्शन होगा तो। ऑक्शन में हमेशा महंगा ही रेट होता है। जो ऑक्शनर भाई जिसको ज़रूरत है वही ऑक्शन में पहुंचेगा। तो अथॉरिटी ऑक्शन को अथॉरिटी में ये फ़ायदा मिलता है कि उनको अच्छे मार्केट रेट मिल जाते हैं। कॉमर्शियल चीज़ें हैं तो ऑक्शन कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, एक जैसे हमारे जो फैमिली फ्रेंड हैं, आप बता रहे थे उन्होंने एक कमर्शियल स्पेस लिया था आज से 10-15 कुछ 20 साल पहले आप बता रहे थे, और अब उन्हें रेंटल भी मिल रहा है। पर आप काफ़ी चैलेंजेस बता रहे थे, मतलब पहली बात तो 900 स्क्वायर फीट प्रॉमिस करके कुछ 600 एरिया दिया। नहीं, इसमें जितने भी फ्लैट्स हैं इनमें है एक तो एरिया की मिस कैलकुलेशन होती है। जैसे कॉमर्शियल स्पेस में ये आपसे 1000 स्क्वायर फीट कहेंगे, हमेशा कभी आपको 500 स्क्वायर फीट से ऊपर कभी भी नहीं देंगे। अच्छा, क्योंकि ये बात है कि 500 को ये आपको जो है ना, आपको बता देंगे गैलरी में डाल दिया हमने, इधर डाल दिया, उधर डाल दिया, तो 500 ही आपको स्पेस मिलेगा। और फिर मेंटेनेंस भी 1000 का आपसे लेंगे। ये 1000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट। जो मेंटेनेंस चार्जेस करेंगे वो 500 स्क्वायर फीट का नहीं लेंगे। एरिया आपके पास एक्चुअल 500 स्क्वायर फीट है, लेकिन वो मेंटेनेंस 1000 रुपए स्क्वायर फीट का आपसे लेंगे। अच्छा, फिर दूसरा गेम इनका ये होता है, जब भी कभी ट्रांसफर करवाने जाओ तो 1000 स्क्वायर फीट का चार्ज आपका ट्रांसफर चार्जेस लगेगा आपका। अच्छा। जब आप सेल करने जाओ इनका, तो 5 जगह आपके पास 500 स्क्वायर फीट है, लेकिन ये चार्जेस 1000 स्क्वायर फीट के आपसे लेते हैं। तो अब अगेन आपके लिए चीज सपोज करो 10,000 स्क्वायर फीट, 10,000 रुपए पर स्क्वायर फीट का रेट है, तो ऑटोमेटिकली 20,000 रुपए स्क्वायर फीट का रेट हो जाता है इसमें। तो ये इनका एक गेम है पूरा। ऐसे फ्लैटों में ये करीबन 70% के आसपास जो है जगह दे देते हैं, बालकनी मिला करके 30% रोडिंग रखते हैं। कोई बिल्डर अच्छा हुआ तो 30%, अदरवाइज नहीं हुआ तो 65% आपको कारपेट एरिया विद बालकनी देते हैं जनरली। तो और इसमें ये भी तो होता है कि बालकनी की भी तो काफ़ी कम कॉस्ट होती है बनने में। हाँ, जनरली बालकनी बहुत से लोग खुश होते हैं, बालकनी अच्छी बड़ी होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। पर क्वेश्चन अपने आप से पूछें, कमरा बनाने का इनका 2000 रुपये स्क्वायर फीट का रेट आता है मोटे तौर पे, 2500 आता है, लेकिन बालकनी तो 500 रुपये स्क्वायर फीट बन जाती है, FAR से फ्री होती है। इसका कोई चार्जेस अथॉरिटी नहीं लेती है इसको। और इसको बना सकते हो, कितनी बालकनी बना सकते हो विद इन लिमिट में। तो बालकनी हमेशा FAR से फ्री होती है, इसका कोई चार्ज बिल्डर जो अथॉरिटी को नहीं देता है। तो लोग बालकनी आपको 10,000 रुपये स्क्वायर फीट में या 5,000 रुपये स्क्वायर फीट में ले रहे हो तो वर्थ नहीं बनती उतना। अच्छा, मतलब यही है कि बालकनी में भी मार्जिन्स बना रहे हैं वो अच्छे। आपको लग रहा है कि बालकनी अच्छा ऑप्शन है? धोखा देते हैं लोगों को बालकनी दिखा दिखा के, जबकि बालकनी इनकी सारे FAR से फ्री है, इनके कम रेट में बन जाती है। और कमरा बनाने में 2-2,500 रुपये स्क्वायर फीट का आता है, लेकिन जो बालकनी बनाने में 500 स्क्वायर फीट का आपका खर्चा आता है, चार्ज करते हैं आपसे 10,000 रुपये स्क्वायर फीट बालकनी का भी। तो एक तरह का ये छुपा हुआ इनका गेम है। पब्लिक को जो है ना, काफी लोग नहीं पढ़ पाते, नहीं समझ पाते और इन्वेस्ट करके ही पता चलता है फिर। हाँ, पब्लिक को एक तरह से बेवकूफ़ वर्ड तो नहीं बोलेंगे, पर पब्लिक को एक तरह से छला जाता है इसमें। और स्पेशली जो फर्स्ट टाइम ले रहा होगा उसे तो ऐसा पता ही नहीं होगा। हाँ, फर्स्ट टाइम वालों को पता ही नहीं होता, तो बालकनी देख के खुश हो जाते हैं कि बालकनी, वाह क्या बढ़िया बालकनी है। पर भैया आप 500 रुपये स्क्वायर फीट के पैसे 10,000 रुपये स्क्वायर फीट दे रहे हो, तो क्वेश्चन तो अपने आप से पूछो ना कि क्या पाया, लॉस में हो आप। हाँ। और आजकल तो मैं देख रहा हूँ कि सेक्टर 150 में, 128 में फ्लैट्स के रेट भी 15-20 हज़ार रुपये स्क्वायर फीट जाने लगे हैं।
और अब ये एक ताज लग्जरी आया था, वो तो अब कह रहा है कि 55,000 रुपये स्क्वायर फीट लूंगा ये मैं। अगेन रेट रेस है, जिसको भी अच्छा लगता है कि भाई मैं मेरी कमीज दूसरे कमीज से ज़्यादा सफ़ेद है, तो इस चक्कर में बहुत से लोग दे रहे हैं। और आप ठीक है, उनका अपना कंसेप्ट है, पर इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई Returns खराब बहुत है। अच्छा रिटर्न नहीं है इसमें, क्योंकि अब लोगों को खरीदने का शौक है। तो ठीक है, हर आदमी का अपना अपना सोच है भाई खरीदने के लिए, पर इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो बहुत अच्छा रिटर्न नहीं है इसमें। जैसे आप कल हम एक से बात कर रहे थे, तो आप कह रहे थे कि भाई वो कह रहे थे 12,000 रुपये स्क्वायर फीट का वो टारगेट ले रहे हैं नोएडा में, पर आप कह रहे थे 6,000 रुपये स्क्वायर फीट के भी फ्लैट मिल जाते हैं। वो कैसे मिल जाते हैं? ऐसा होता है, कुछ बिल्डर डिफॉल्टर हो गए हैं नोएडा में। हम्म अब उन्होंने फ्लैट तो बना दिए, अथॉरिटी के पैसे दिए नहीं है उन्होंने, तो अथॉरिटी ने उनको कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं दिया है। अच्छा। अब जिन इन्वेस्टर ने खरीदा है, हाँ अब उनकी रजिस्ट्री नहीं हो रही है। हाँ हाँ अब रजिस्ट्री नहीं हो रही है और उनको बेचना है फ्लैट। हाँ हाँ। तो जब रजिस्ट्री नहीं होगी फ्लैटों की, बेचने जाएंगे तो जो लेने वाला है उसको लोन नहीं होगा। अच्छा, ओके। जब लोन नहीं होगा तो सपोज करो, तो लोन नहीं होगा तो जनरली लोग तो क्या करते हैं कि 15% पैसा अपने पास से देते हैं, बाद बाकी 85% लोन कराते हैं। 1 करोड़ का कोई फ्लैट है तो 15 लाख अपने पास से देते हैं, 85 करोड़ का लोन कराते हैं। अब इसमें फ्लैट में अब वो 1 करोड़ मांगेगा, कोई देगा नहीं 1 करोड़ रुपया, क्योंकि लोन नहीं हो रहा है इसमें। तो ऐसे केस में क्या करते हैं वो कि फिर कम रेट में बेच देते हैं उन फ्लैटों को, कि भाई 60 लाख में बेच देते हैं, ला भाई जो भी पैसे हैं इसमें लोन नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, 60 लाख दे दे मुझे, अपने कहीं से फंड जनरेट कर ले, मुझे 60 लाख दे देगा, 70 लाख दे देगा, तो मैं फ्लैट तेरे। वो रजिस्ट्री फिर भी नहीं होती है, पर बिल्डर पर ट्रांसफर हो जाता है, ऑनर हो जाता है बिल्डर के पास जाके वो। तो फिर उसका फ्यूचर क्या है? लेने का फायदा क्या हुआ? फायदा ये है कि कल कोई पेनल्टी आएगी तो आपको पे करनी पड़ेगी। बिल्डर डिफॉल्टर हो गया, बिल्डर पैसे जमा नहीं कर रहा है, लेकिन उसके हिस्से के पैसे कल रजिस्ट्री अथॉरिटी, जब तक आप रजिस्ट्री नहीं होगी आपके नाम की, तो अल्टीमेट आप ऑनर नहीं हो सकते। अच्छा। ठीक है ना। और अब बिल्डर के पास रजिस्टर्ड है, ठीक है, फ्लैट आपके नाम का है, ऑथराइज्ड है, सब कुछ चीज़ ऑथराइज्ड है, बना भी ऑथराइजेशन तरीके से, लेकिन उसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिला है। तो कंप्लीशन सर्टिफिकेट ना मिलने की वजह से, क्यों नहीं मिला है कि उसका ड्यूज उसका क्लियर नहीं हुआ अभी। अच्छा। बिल्डर ने ड्यूज नहीं पूरी अथॉरिटी के दिए हैं, और कंप्लीशन सर्टिफिकेट ना मिलने से अथॉरिटी परमिशन नहीं देती इनकी रजिस्ट्री के लिए, क्योंकि इनमें रजिस्ट्री के लिए अथॉरिटी की परमिशन की जरूरत होती है। अच्छा। तो रजिस्ट्री जब परमिशन आपको मिली नहीं है तो रजिस्ट्री आपके नाम होगी नहीं, रजिस्ट्री ना आपके नहीं होगी तो लोन नहीं मिलेगा आपको, तो आप फ्लैट खरीद नहीं पाएंगे। तो इस तरह के फ्लैट जो है ना, वो कुछ मार्केट में मिल जाते हैं सस्ते। पर फिर उनका लेने का फायदा क्या हुआ? रजिस्ट्री होगी नहीं मेरे नाम। अब रिस्क लेने वाली बात है, 1 लाख की चीज़ कोई 50 लाख में, 1 करोड़ की चीज़ अब 60 लाख में, 50 लाख में मिल जाती है। अच्छा। तो आदमी कोशिश करता है भाई मैं यही ले लूँ, मेरे पे बजट है अपने पास, मुझे लोन नहीं लेना। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्हें लोन की जरूरत नहीं है। तो फ्यूचर में क्या एनओसी मिल सकता है अथॉरिटी से? मिलेगा, टाइम लगेगा, कोई ना कोई तो आएगा, ऐसा नहीं, आप ऑनर तो रहेंगे। एक बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है। मैं इस पॉडकास्ट में काफ़ी सारे वो क्वेश्चंस ले रहा हूँ जो लैंड से रिलेटेड नहीं है, बट अगेन इन्वेस्टर है तो वो तो कंफ्यूज्ड है कि मैं कहाँ पैसे डालूँ कहाँ नहीं डालूँ, तो इसलिए हम काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर कर रहे हैं इस पॉडकास्ट में अदर देन एग्रीकल्चरल लैंड। तो एक मेरा ये क्वेश्चन है और काफ़ी लोगों का ये रहता है कि अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट्स लेने चाहिए या रेडी टू मूव इन फ्लैट्स लेने चाहिए नोएडा में? आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है नोएडा, ग्रेटर नोएडा, ईडा में? देखो, हमारा एक्सपीरियंस जो है इस मामले में अच्छा नहीं रहा, क्योंकि हमने अंडर कंस्ट्रक्शन में ही लगाई थी वैसे शुरुआत के लेवल में, और जिनके लिए प्रोजेक्ट भी 15-15 साल हो गए उसके बाद हमें फ्लैट मिले, तो हमारा एक्सपीरियंस बहुत ख़राब रहा। क्योंकि बिल्डरों ने जो भी है 3 साल में प्रॉमिस किया था, लेकिन उन्होंने 3 साल में कभी कोई चीज़ दी नहीं उन्होंने। तो मैं एक बिल्डर की बात नहीं कर रहा, मैं मोस्ट ऑफ द बिल्डर की बात कर रहा हूँ नोएडा, ग्रेटर नोएडा में, कि लोगों ने अपने टाइम पे अपने पेमेंट्स नहीं किए। उसके पीछे रीज़न ये था कि कुछ इससे पहले हमेशा 4 साल में 5 साल में चीज़ें मिल जाती थी, लेकिन जब ये नई वेव आई इन फ्लैटों की, तो इन केस में लोगों ने बहुत लंबा लंबा खींचा। बिल्डरों ने जानबूझ के डिफ़ॉल्टर हो गए, उन्होंने प्रोजेक्ट छोड़ दिया उन्होंने, और जितने लोगों से पैसे 100% वसूल कर लिए उन्होंने। तो उसके बाद बड़ी सिस्टम में दिक्कतें हैं, ये सरकार की तरफ से भी है, अथॉरिटी की तरफ से भी दिक्कत है। ये सब ने अपने अपने टाइम पे ध्यान नहीं दिया इन बिल्डरों के ऊपर, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा स्कैम हुआ नोएडा, ग्रेटर नोएडा में। तो जिससे एक इन्वेस्टर का जो फेथ है ना, एक इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस है, बहुत हिल गया इन बिल्डरों की वजह से। पहले जितना अंधे होकर लोग फ्लैटों में पैसा डालते थे, तो इन बिल्डरों ने उस चीज़ का फ़ायदा उठा करके आपका फेथ जो है ना, आपका जीरो जो फेथ है, आपका कॉन्फिडेंस, उसे जीरो कर दिया उन्होंने।
अब जो नए बिल्डर्स आ रहे हैं आज की डेट में, वो सुना है कि वो टाइम पे डिलीवर करते हैं, पर उनके रेट इतने ज़्यादा, बहुत ज़्यादा है उनके रेट, कि वो आम आदमी के जेब जेब में नहीं आ सकते। नोएडा, ग्रेटर नोएडा पहले अफोर्डेबल हाउसेस के लिए जाना जाता था। अब ये नए फ्लैट, जो लग्जरी फ्लैट आ रहे हैं ना, वो 15,000 20,000 रुपये स्क्वायर फीट के, तो अगेन एक आम आदमी की जेब से बाहर की चीज़ है। पर लेकिन हाँ, जिनके पास कैपेसिटी है उनके लिए अपॉर्चुनिटी है। अच्छा, तो इसमें मैं ये समझना चाहता हूँ कि बिल्डर अगर डिफ़ॉल्ट कर देगा तो उसका फ़ायदा क्या है? क्योंकि उसे तो जेल टाइम भी होगा और उसे कभी ना कभी तो चुकाने पड़ेंगे। तो डिफ़ॉल्टर वो हो क्यों रहा है और उसका करने का फ़ायदा क्या है? उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? उसका क्या है कि जितने भी बिल्डर्स हैं नोएडा एक्सटेंशन में, इनको 10,000 रुपये मीटर में रेट में मीटर में ज़मीन मिली। ठीक है। ठीक है ना, अथॉरिटी से। अथॉरिटी से ठीक उन्होंने है। अथॉरिटी के पैसे भी खिलाए होंगे, उसके बारे में हम यहाँ डिस्कशन नहीं कर सकते। तो उन 10,000 रुपये मीटर में उनको क्या हुआ कि 10% देने के बाद जमीन उनके नाम रजिस्ट्री हो गई, जबकि कायदा यह है कि 30% से पहले जमीन के बाद रजिस्ट्री नहीं हो सकती, पर उनकी अच्छा। 10% देने के बाद ऑलमोस्ट रजिस्ट्री हो गई। ठीक है। तो उन्होंने नक्शा पास कराया, लोगों से पैसे लेने शुरू कर दिए, 10% पेमेंट उन्होंने दिया है, 90% उनको पूरी जमीन, 100 पैसे की जमीन, पूरी 100% जमीन मिल गई उनको। 10% का ये कौन से ईयर्स की बात कर रहे हो ये आप? मैं 2010 की बात कर रहा हूँ। अच्छा। और उसके बाद उस जमीन को इन्होंने बुकिंग करी फ्लैटों की, फ्लैटों में 20% 40% इन्होंने 60 दिन के अंदर ही पेमेंट ले लिया लोगों से फ्लैटों का। पहला फाइनेंस इनको फ्लैट ऑनरों ने दे दिया, इनको काफ़ी फाइनेंस मिले। दूसरा फाइनेंस मिला इनको बैंकों से, मिल गया इनको फाइनेंस। तीसरा इनको फाइनेंस मिला प्राइवेट बिल्डरों से मिला। चौथा इनका फाइनेंस मिला ठेकेदारों से मिला कि भाई तो 4 मंजिल बना ले, ये फेज वाइज पेमेंट देते थे, तो दूसरी मंजिल का पेमेंट रिलीज करते थे, तो वहाँ से भी इनको फाइनेंस एक तरह से मिला इनको। पाँचवा इनको फाइनेंस जो है इनका अपना तो फाइनेंस था ही था, और इन्होंने फिर जो फ्लैट जो थे ना, बिल्डर्स बैंकों के पास गिरवी रख दिए जो फ्लैट थे, बाद में ट्राई पार्टी एग्रीमेंट कर करके वहाँ से इन्होंने पैसा लिया। तो इन्होंने चारों तरफ से पैसा इकट्ठा किया, अच्छा। और लेकर के ये पैसे को इन्होंने इधर उधर डाइवर्सिफाई कर दिया, सारे पैसे को लेकर के ऑलमोस्ट। अच्छा। तो बाद में जो है, जब डाइवर्सिफाई कर दिया आपने पेमेंट को, आपके इनके पास मिसमैनेजमेंट रहा, पैसे का सही इन्होंने टाइम पे इस्तेमाल नहीं किया, तो प्रोजेक्ट डिले करते गए, बाद में अपने आप को डिफॉल्टर डिक्लेयर कर दिया इन्होंने। फंस की पार्टियाँ जितनी भी थी, जितने भी ऑनर थे, फ्लैट ऑनर, वो सारे फंस गए। वो एक बहुत बड़ा स्कैम था। ये कब से कब तक ये रहा स्कैम? ये 2009-10 से शुरू हुआ था, ये अभी तक चल रहा है। अभी तक बहुत से डिफॉल्टर हैं, जिन्हें नोएडा के बहुत से बायर हैं, ऑनर हैं, फ्लैट ऑनर हैं, बहुत भुगता उन्होंने। अच्छा। उन्होंने बहुत यंग एज में फ्लैट लिए थे, बूढ़े हो गए, यहाँ से छोड़ के भी चले गए, उनके कोई काम के भी फ्लैट नहीं रहे। तो मतलब इतना बड़ा आयरनी है कि कभी कभी लगता है कि बहुत बड़ा मजाक किया गया उनके साथ। तो उनका कॉन्फिडेंस इतना टूटा, उन्होंने फिर लास्ट में औने पौने दावों में बेचा इनको, पूरा लॉस हो गया उनको, पैसे का भी हो गया, उनको बैंक लोन देने पड़े। इवन कहानी यहाँ तक भी है कि कुछ फ्लैट ओनरों ने अपने EMI दी पर मंथ, उसके बाद किराया भी दिया 15 साल तक, 15 साल तक EMI भी दी। उन्होंने अपना घर का खर्चा कैसे चलाया वो जानते हैं। बहुत से तो मतलब फंस गए, ना पेमेंट निकल सकता है, ना फ्लैट बिक रहे, वहीं के वहीं खड़े हैं, ना मिल रहे, और EMI सिर पे खड़ी है, हर महीने पैसे भी देने हैं। ये मतलब ऐसा हो गया कि आदमी चारों तरफ से घिर गया बुरी तरीके से। इसमें आप ये भी बता रहे थे, जैसे एक हमारा भी फ्लैट हमने एक अम्रपाली में 10 लाख रुपए का लिया था, और उसकी डिलीवरी 15 साल बाद हुई, और उसमें भी 2 बार तो मैं ही आपके साथ गया हूँ। मतलब भीख मांगनी पड़ती है जाके, 4 बार रिक्वेस्ट करना पड़ता है, फिर वो आते हैं, नहीं आते हैं, बोलते हैं कल आना परसों आना। तो एक तो टाइम बहुत वेस्टेज हुआ जो मैंने देखा, मतलब और भी काफ़ी हुआ है, आपने अपने एंड पे किया है। पोजेशन भी काफ़ी लेट मिला, 2008-9 में 10 में लिया, 25 में मिला आपको पोजेशन। वो कौन सा था? अम्रपाली लीजर पार्क, ड्रीम अम्रपाली ड्रीम वैली, उसमें 10 लाख रुपए का आपने लिया था, और अब जाके उसकी वैल्यू हुई है 30-35 लाख रुपए, हद से हद मुश्किल से मुश्किल मिलेंगे। तो हम उसका रिटर्न भी कैलकुलेट कर रहे थे, साल का सिर्फ 5% एनुअल रिटर्न, जो बैंक से भी कम है। मतलब एक तो इतना मोटा पैसा उस ज़माने में 2009-10 में 10 लाख बहुत बड़े थे, इन्वेस्ट किए, मतलब बैंक में जो FD है उससे भी कम रिटर्न आए। तो मतलब ये तो बहुत बड़ा वो हो गया। ऐसा होता है इसमें। तो चलो इससे एक अलग और बात करता हूँ कि आपने कोई 10 लाख बनाया, आप कस्टमर हैं बिल्डर के लिए, लेकिन वो आपको कस्टमर की तरह ट्रीट नहीं करते हैं, वो आपको भिखारी की तरह ट्रीट करते हैं ना। आपको एक बार पैसे लेने के बाद जो है ना, जब एक बार उनके पास बकरी का बच्चा पहुंच जाता है ना, आप एक अर्नेस्ट मनी उनके पास पहुंच गई, उसके बाद बिल्डर के लिए आप जो है ना, बकरे की माँ तो जरूर आएगी।
वो सब पैसे आप लेके आओगे, फिर उनके बधुआ मजदूर हो, वो जैसे चाहे वैसे घुमाते हैं आपको। हर समय अपना डिले हो गया उस पर कोई पेमेंट नहीं देते हैं। यदि आपका पेमेंट डिले हो गया तो 18% आपको इंटरेस्ट लगाते हैं। फिर 50 जो एरिया आपका 700 स्क्वायर फीट है उसको 1000 स्क्वायर फीट बाद में नाप देते हैं। ये हर तरह से जनता को, हर तरह से फ्लैट ओनर को खून पीते हैं। मैं आप बहुत खराब वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ। हर तरह से उसको डिमोरलाइज करते हैं, उसको कभी इंस्पेक्शन नहीं कराएंगे, कभी साइड पे पहुंच जाए तो मुस्तैद वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड बैठे रहते हैं, बाउंसर बैठे होते हैं, थोड़ी भी बात करें तो उनके बाउंसर आ जाते हैं दौड़ करके मारने पीटने के लिए आपके लिए। और इनके पास स्टाफ भी ऐसी लड़कियों का होता है जो बदतमीज लड़कियां होती हैं, जो हाथ पैर भी छोड़ देती हैं। तो एक आम जो है ना फ्लैट ओनर जो है ना, जो जाता है इनके साथ भिखारी बन जाता है। इनको अपने 1 करोड़ रुपए देने के बावजूद भी उसको सम्मान नहीं मिलता। सिर्फ ये कहते हैं हम खुशियां दे रहे हैं, सपने बांट रहे हैं, दुख देते हैं। ये खुशियां नहीं दे रहे होते, ये दुख बांट रहे हो, दुख दे रहे होते हैं। वो कुछ बढ़िया जिंदगी जी रहे होते हैं आपके पैसे से, और आपके सपना दिखा करके आपको जिंदगी का नरक दे जाते हैं आपको ये। और जब फ्लैट दे भी रहे होते तब भी बड़ा वो दिखाते हैं कि हम आपको दे रहे हैं, मतलब एहसान कर रहे होते हैं हमारे फ्लैट देने के लिए भी। यहाँ आना, तब आना, ये पेमेंट दो, इतना सारा पेमेंट बना के बैठ जाएंगे जो आपने कभी सोचा नहीं था। 50 तरह के चार्जेस बढ़ा देंगे, एक्स्ट्रा डेवलपमेंट चार्जेस लगा देंगे कि आपका जो है सब कैलकुलेशन, आपकी कैलकुलेशन फ्लैट के लिए आप एक अलग से बैठ सकते हो। आपके लिए जो है ना लीज रेंट का फालतू बिल बनाएंगे आपको पता ही नहीं, लीज रेंट की कैलकुलेशन आपको नहीं आती है। फिर आपके बाद FAR, आपके बाद जो है ना फ्लैट का आपको एरिया कैलकुलेशन करना नहीं आता है। फ्लैट आपको 58% देते हैं कारपेट एरिया आपको टोटल एरिया का। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके पास मेंटेनेंस चार्जेस बहुत सारे ले लेते हैं। आपके लिए मेंटेनेंस चार्जेस उनको फिक्स नहीं रहता जो आप डिसाइड करते हैं। फिर क्लब मेंबरशिप के पैसे लेते, क्लब बनवाने का भी पैसा लेते हैं, मेंबरशिप का भी पैसा आपसे लेते हैं, पर मंथ भी लेते हैं वो जाने के। तो हर तरह से जहां उनका मौका मिलता है वो वहां से पैसे निकालते हैं वो। अच्छा। वो आप पे कोई रहम नहीं खाते कि भाई हमने कोई सम्मान करना है अपने शब्दों का। वो कभी अपने शब्दों का सम्मान नहीं करते जो आपसे उन्होंने बताई तक हम यहाँ पे क्लब हाउस देंगे, यहाँ पे हम आपको ये बना के देंगे, यहाँ पे ये बना के देंगे, यहाँ स्कूल बना के देंगे या कुछ बना के देंगे, कुछ नहीं बनाते। ये सिर्फ अपने पैसे गिनते हैं और एक आम आदमी को, एक आम फ्लैट ओनर को अंधेरे रास्ते में छोड़ जाते हैं। एक ये भी चीज़ मैंने सुनी है कि आप अगर फ्लैट अपना टाइम से पहले बेचोगे तो पेनल्टी लगाते हैं 500-1000 रुपए स्क्वायर फीट। यदि आप फ्लैट टाइम से पहले बेचोगे तो ये 400 रुपए, कोई बिल्डर 300 रुपए ट्रांसफर चार्जेस लेते हैं। अच्छा। सपोज करो कि आपने कोई फ्लैट 2000 रुपए स्क्वायर फीट में खरीदा है तो 400 रुपए स्क्वायर फीट का तो ये आपसे ट्रांसफर चार्जेस ले लेते हैं। तो बहुत पड़ जाएगा, बहुत बड़ा अमाउंट होता है। ये चाहते नहीं कि आप फ्लैट बेच के कभी निकलें। बहुतों को पता नहीं है, जब मैं तो अवेयर कर रहा हूँ, कोई फ्लैट खरीदता हो तो फर्स्ट ट्रांसफर जो है फ्री कराना चाहिए उसको। अच्छा, वो एग्रीमेंट में आप एग्रीमेंट में लिखवाना चाहिए। और अच्छा। ये लिखते नहीं है कभी भी कि फर्स्ट ट्रांसफर फ्री हो। भाई सपोज करो मैं इन्वेस्टर हूँ और मैं अपने पैसे कमा के निकलना चाहता हूँ, लेकिन कभी भी फ्लैट वाला जो होगा ना बिल्डर, कभी भी आपको नहीं निकलने देगा, क्योंकि वो अपने माल बेचने में ज़्यादा इंटरेस्टेड है। आप पे वो हमेशा बढ़ाता जाएगा, 500 रुपये ट्रांसफर चार्ज लगा देगा, 400 लगा देगा, बढ़ाता जाएगा, ट्रांसफर बंद कर देगा बेईमानी करने के लिए, वो कि मेरा फ्लैट बिके बस, क्योंकि वो भी बेच रहा है आपके साथ। हाँ, वो कह रहा नहीं तुम नहीं निकलो, तुम जमा करो पैसे यहाँ पे। ये कोई बेचारा फंस भी जाता है तो उसे रिश्वत देनी पड़ती है, अंदर बहुत हाथ पैर जोड़ने पड़ते हैं। कोई मर रहा है, भाई गिर रहा है, तो एक आध केस कंसीडर कर लेते हैं वो, तो उसमें पैसे बहुत खाते हैं फिर वो। मतलब आप 1-2 करोड़ रुपए देके भी भिखारी बन जाओ। को बुखार देके जाते, बीमार कर देते हैं आदमी को, ये फ्लैट ओनर को। पर ये इतना अगर स्कैम्स हो रहे हैं, तब फ्लैट लोग सबसे नंबर 1 इन्वेस्टमेंट चॉइस इंडिया में फ्लैट क्यों है लेना? क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट है। अच्छा। आप इसको इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ना देखें, इसको आप देखें मेरी एक रिक्वायरमेंट है। अच्छा, मेरे बीवी बच्चे हैं, मेरे को फ्लैट चाहिए, मुझे सेफ्टी चाहिए, ये चाहिए मुझे, मेरे को लोन का सपोर्ट मिलता है फ्लैट लेने में। अच्छा। जो सबसे बड़ा लोग फ्लैट लेते हैं वो ये लेते हैं कि जितने यंग बच्चे हैं जिनकी सर्विस है उनके पास पैसे नहीं होते हैं, तो मार्जिन अमाउंट दे करके फ्लैट को वो रिटेन कर लेते हैं, वो ऑनर से फ्लैट को एग्रीमेंट कर लेते हैं कि भाई हम सपना दिखाया जाता है 5 साल में दे देंगे, 7 साल में दे देंगे। अब कोई बिल्डर दे भी देते हैं 5-7 साल में, लेकिन जो ट्रेंड चला है यहाँ पे नोएडा, ग्रेटर नोएडा में, वो ये है कि 8 साल, 10 साल, 15 साल, जितना भी तंग कर सकते हैं करते हैं और पैसे को कहीं और डाइवर्ट कर लेते हैं। ये समझ गया। तो मतलब एज अ फर्स्ट अगर आपको रहना है तो गुड इन्वेस्टमेंट है, बट अगर आप सोच रहे हो कि जी मैं खरीद के जी रेंट पे चढ़ाऊंगा, तो आपके वो हेडेक ही ले रहे हो आप, और कुछ नहीं कर रहे हो, और रिटर्न्स आपके बैंक से भी बुरे हैं, जो कि हम भी अपने खुद के देख चुके हैं। देखो रहने की कोई कीमत नहीं होती है, ये हमारे यहाँ बुजुर्ग कहते हैं, रहने की कोई इसकी वैल्यू नहीं लगाते जहाँ हम रहते हैं कभी भी, ठीक है, क्योंकि हमने वो बेचना नहीं है, हमने वहाँ रहना है। तो ऐसे फ्लैट हम रहने के लिए लेते हैं।
फिर आदमी इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से लेता है, वो ये नहीं सोचता कि मुझे बेचना है, मेरा इन्वेस्टमेंट है, वो सोचता है मैं रह रहा हूँ और मेरे को मुझे रहना है यहाँ पे, मेरे लिए ज़रूरत है यहाँ पे, तो इसलिए वो इसमें जो है ना परचेज करता है फ्लैट को। ओके। क्योंकि कोठी बनाना, बड़ी जगह लेना थोड़ा सा मुश्किल है, उसमें बजट जाता है, बड़ा बजट है, तो छोटे बजट के लिए फ्लैट जो है ना एक अच्छा ऑप्शन है। पर आजकल के फ्लैट्स तो 20,000 रुपये, 15,000 रुपये स्क्वायर फीट, वो कम बजट के कहाँ रह गए? अब उन्हीं कुछ बिल्डर्स आगे जाके ग्रेटर नोएडा में या कहीं पे भी होंगे कुछ, वो भी 10,000 कम पॉपुलर बिल्डर हैं। नहीं, 10-12 हज़ार अभी एक एवरेज रेट है, जो नया रेट आ रहा है 10,000 के आसपास का एक एवरेज रेट, एक एवरेज चल रहा है। एवरेज चल रहा है। जो नए लग्जरी सेगमेंट को हम छोड़ दें, अभी 10-11 के आसपास नोएडा एक्सटेंशन में। ये आप रेडी टू मूव इन की बात कर रहे हो कि अंडर कंस्ट्रक्शन की? अंडर कंस्ट्रक्शन की बात कर रहा हूँ। रेडी टू मूव भी 10-11 नोएडा एक्सटेंशन में, 8-10 में भी मिल जाते हैं। अच्छा। हाँ, वो डिपेंड करता है कि आपको किस तरह के। तो क्या अब रेरा प्रोटेक्शन देता है लोगों को अगर लोग फ्लैट लेते हैं, बिल्डर टाइम पे नहीं बनाता या डिसीव करता है, धोखा देता है? जो भी सरकार के कोई भी ऑर्गेनाइजेशंस बनते हैं, सारी ताकत उन्हें मिलती है, सब कुछ मिलती है, लेकिन जब ये ग्राउंड लेवल पे आते हैं ना, तो ये कमज़ोर हो जाते हैं ग्राउंड लेवल पर, उतना रहते नहीं है, या इम्प्लीमेंटेशन की सिस्टम की दिक्कत है, या हो सकता है कि इनकी विल पावर आगे मजबूत हो, लेकिन आगे आते हैं डाइल्यूट हो जाती है विल पावर। तो रेरा बिल्डर एक बहुत पावरफुल सोसाइटी है। ये बिल्डर एक ऐसी चीज़ है, मैं ये इल्ज़ाम नहीं लगा रहा कि ये क्या करते क्या नहीं करते, पर यह है कि बहुत पावरफुल है, कुछ भी कर सकते हैं। तो एक आम आदमी इनसे न्याय नहीं ले पाता इनसे, इसलिए रेरा आया है। अब रेरा के पास भी इतने केस हैं, वो ऑर्डर कर देते हैं लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं होते हैं। रेरा ने ऑर्डर कर दिए हैं बहुत से केस में, जानता हूँ कि भाई पेमेंट दें, तो बिल्डर पेमेंट नहीं करते उसको। अच्छा। हाँ, तो बिल्डर पेमेंट नहीं करेगा तो फिर तो रेरा कुछ एक्शन लेगा? नहीं, उस लेवल पर हो नहीं पाते एक्शन। ओके। अब लगेगा एक्शन होंगे 20 साल में, 25 साल में, पहले ही 15 साल और फ्लैट मिलना, अगले 20-25 साल और जाएंगे। तो मैं तो एज एन इन्वेस्टर अगर फ्लैट में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, कहीं से प्रोटेक्टेड ही नहीं हूँ मैं तो। लॉ सारे बने हुए हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन है वो बहुत उतना टाइट नहीं है, मतलब उतना डर नहीं है लोगों में। बिल्डर्स को डर नहीं है किसी चीज़ का। यदि बिल्डर में डर पैदा होता तो ये क्यों दिक्कतें आती? बिल्डर सोचता है मैं पैसे के बल पर सबको खरीद लूंगा मैं, और पैसे हैं भी काफ़ी, और हैं भी पैसे, और एक आम आदमी उनसे लड़ नहीं सकता। कितना दूर तक जाएगा वो? हाँ, उनके पास बाउंसर है, उनकी टीम है, पूरी फौज है उनके पास। तो कहने का मतलब ये है कि बिल्डर से फाइट करना एक आम आदमी, एक फ्लैट ओनर के लिए बहुत मुश्किल काम है। अच्छा, आप ये बता रहे हो बिल्डर के पास बाउंसर हैं, लड़कियां रखते हैं जो हाथ छोड़ देती हैं, तो आपने देखा एक्चुअली होते हुए? हाँ, देखा, बाउंसरों से पिटते देखा है मैंने। बाउंसर मतलब 1-2 करोड़ रुपए लोगों ने लगाए और बाउंसर ने पिटाई भी कर दी? हाँ। वाह। मतलब हमारे ऑफिस में अंदर आ कैसे गए तुम? अच्छा। हाँ, हम कह नहीं सकते सर मुझे दिखा दें ये मुझे कह नहीं सकते मुझे क्या इंस्पेक्शन चल रही है, क्यों लेट डिले है। मतलब आपको वार्निंग दे दी जाती है, वार्निंग दे देते हैं। मेरे साथ ज्यादा करोगे तो पिटाई कर देते हैं। मेरे साथ भी हुआ है। अच्छा। हाँ, उन्होंने बाकायदा बाउंसरों ने बहुत अलग मेरी एज देख के मुझे छोड़ दिया, मुझे पीट भी देते हो। अच्छा, मतलब यंग एज में तो आपको पीट देंगे? हाँ, पीट देंगे। तो हम तो गए थे भाई, क्यों नहीं डिले कर रहे, तो बोले ज्यादा बदतमीजी मत करो। बाउंसर आ गए, उठा के जबरदस्ती ले जाके ऑफिस से बाहर फेंक दिया। मतलब तो हर तरह का है, उनके लड़कियां होती है बहुत बदतमीज होती हैं, जो आप पे चढ़ जाती हैं। अब आपको डर लगता है ये कहीं केस वेस ना लगाते हैं, तो भैया इसलिए बेहतर है कि अपने चुपचाप निकल जाओ। तो पैसे दे करके जो है ना, कहते हैं खुशी मिलेगी, कोई खुशी नहीं मिलती है बिल्कुल उल्टा, बहुत दुख मिलता है इनके पास। और ये जो ब्रोशर्स में बड़े बड़े रिटर्न्स प्रॉमिस करते हैं, ये तो सारे ही झूठे हैं। सारे झूठे हैं, और ये झूठे नहीं है, ये ना तो ये जितने भी बिल्डर्स हैं ना तो ये किसी का दर्द समझते हैं, ना किसी की वैल्यू समझते हैं। इनके लिए तो इन्वेस्टर है जो कष्ट से मर जाए, कस्टमर है कष्ट से मर जाए उससे अलावा इनके पास कोई वो नहीं है, हमारी सिंपैथी नहीं है। कभी भी आपको कभी भी ये नहीं फील कराएंगे कि आपने 1 करोड़ रुपए लगाया। हम कहीं 10,000 रुपए का भी सामान लेने जाते हैं तो दुकानदार हमें फील कराता है भगवान हो हमारे साथ, अच्छे इंसान हो, लेकिन इन पे 2 करोड़ रुपए लगाने के बावजूद भी ये हमारे साथ इतना खराब व्यवहार करते हैं कि इनके बिल्डर को सब लेबर तक दिखाएगी प्रोजेक्ट को अंदर जाकर, पर हमें अंदर नहीं घुसने देंगे। ये बताओ, 2 करोड़ रुपए डालने के बावजूद भी अपनी चीज नहीं दे सकते। बताओ 2 करोड़ रुपए देखने के बाद क्या फायदा? और पूरी दुनिया चढ़ी हुई होती है उन फ्लैटों में, पर हम नहीं देख सकते, ना हमें देखने देते। पर आप इतना सब बता रहे हो, हमको कैमरा अंदर रखा, पहले मोबाइल फोन छीन कर रख लेंगे। जब कोई फ्लैट का इंस्पेक्शन करा भी देंगे तो पहले तो मोबाइल अंदर छीन कर रख लेंगे हमसे। मोबाइल कहाँ रख लेंगे? बोले जमा कराओ पहले यहाँ साइड पे, अब मोबाइल अंदर नहीं ले जाओगे आप। अच्छा। मतलब तो कितना डिमोरलाइज करते हैं। 1 करोड़ रुपए देने के बाद दुख ही दुख मिलता है, फिर उसके बाद 50 तरह के टैक्स लगा देते हैं ये। तो आदमी के साथ इतना लेवल तक ये बदतमीजी करते हैं,
और एक आदमी इनके बदलते रहते हैं, एक आदमी कमिटमेंट करेगा, कुछ दिनों बाद दूसरा आदमी आ जाएगा, बोले भाई साहब कमिटमेंट करो जी, फिर तीसरा आदमी आ जाएगा जी, फिर करो जी। अभी हम आरजी में फ्लैट लेने गए हैं जी, वहाँ पे जी उन्होंने बिठा दिया, कंसल्टियम बिठा दिया, जो भी है, उसके बाद वो पेमेंट जमा कराओ जी। अच्छा। 2009 का प्रोजेक्ट है, हाँ। अभी 2025 में पूरा पेमेंट भी जमा करा दिया, अब कह रहा जी फ्लैट आपको 1 साल बाद बना के देंगे। तो आप ये देखो कि हम उनसे जाके बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई हमारे आरजी वाले तुम हमारे फ्लैट बना के दे दो, अभी नहीं जी, पहले पुराने बना रहे हैं, पुराने बना रहे हैं, 2026 में ही फ्लैट की चाबी नहीं दे रहे हैं हमारे को, जबकि 100% पैसा ले चुके हैं। जो लास्ट का पैसा बचा होता है ना बना कंप्लीशन वाला, वो भी ले लिया उन्होंने अभी। बता। और उस जमाने में 10 लाख की तो कितनी जमीन आ जाती है, और वो आज कितनी करोड़ों की हो जाती है। वो 22 लाख के फ्लैट है वो। बताओ। जिनको हमने कोशिश की, भाई किसी को हमने एडवाइस किया फ्लैट ले लो, तो आज वो हमें गालियां देते हैं, हमें मारने को दौड़ते हैं हमारे को। हमने कंसल्टेंसी दी तो उसकी सजा अभी तक भुगत रहे हैं। तो फायदा किसने उठाया? बिल्डर ने। फायदा किसने उठाया? फाइनेंसरों ने। तो आप ये देखो इनके पास क्या कानून है बताओ? है पर वो बचाएंगे नहीं। सरकार के एजेंसी के अंदर आ गए, फिर भी बना के नहीं दे रहे। तो आजकल जो ये लग्जरी अपार्टमेंट्स आ रहे हैं, ये टाइमली डिलीवर कर रहे हैं, बट प्राइसिंग बहुत हाई है। हाँ, ये थोड़ा सा रेपुटेशन के लिए थोड़ा इनकी रेपुटेशन अच्छी, गोदरेज हो गए या बड़ी कंपनियां हैं तो ये, पर ये लेकिन ये इतना चार्ज कर रहे हैं तो उसमें 3 फ्लैट बना के दे देंगे। तो वो अलग तरह का दुख है उनका। मतलब इधर ले लो या उधर ले लो, दुख ही दुख है। दुख ही दुख है इसमें, उनका दुख अलग है, वो इतना खून चूस लेते हैं। हम जनरली अपनी बहुत खराब भाषा में इस्तेमाल करते हैं कि बिल्डर जो है ना, आदमी का 10 दिन बाद भी खून बनना है ना, उसको पहले ही पी लेते हैं। अच्छा। सिरिंज से निकाल, इंजेक्शन से निकाल लेते हैं, आदमी के अंदर बढ़ने नहीं देते। सारे प्रॉफिट अपन कमाएंगे, उन्होंने सिद्धांत है भाई तू तो मरने के लिए आया है बस। बड़ा लॉस मेकिंग इन्वेस्टमेंट है फ्लैट बहुत नहीं, कष्ट वाला भी है। आप जाते हो, बन गया जी, नहीं बनना, देख के जाओ, दिखाते हैं अच्छे से भी नहीं, अच्छे से भी रिस्पेक्ट नहीं देते हैं आपको, तमीज से बात करते नहीं है वहाँ पे, बदतमीजी से बात करेंगे। अब से कहो वहाँ पे 100 तरह के अलग अलग आदमी होते हैं, दिखाओ प्रोजेक्ट, डिले, रिपोर्ट बताओ, कोई रिपोर्ट बता कर राजी नहीं है। भाई हो जाएगा जी, नहीं देंगे जी, भाई जरूर ठंडा पानी जरूर पिला देते हैं। ठंडा पानी तो खैर कोई भी पिला देता है। हाँ, ये ठंडा पानी बस पिला देते हैं, उसके बाद इनको कोई लेना देना नहीं है कि ये फ्लैट आपको मिले ना मिले, हमें पैसे। समझ आ गया मेरे को। अब मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है, फिर मैं अगले सेगमेंट की तरफ मूव करता हूँ कि मैं अक्सर सुनता हूँ हर 2-3 साल में बड़ा ओवर सप्लाई हो गया फ्लैटों का, तो जी बड़े रेट गिर रहे हैं, तो अगर लेने हैं तो शायद इसलिए भी नहीं लेने चाहिए क्योंकि ओवर सप्लाई रहता है इनका, हमेशा लोग उतने होते नहीं लेने वाले। तो क्या डिस्काउंट्स भी मिलते हैं लेते टाइम? मतलब क्या कहना है आपका इस बारे में? ओवर सप्लाई हो, ये तो सिस्टम के हिस्से हैं, चलते रहेंगे हमेशा। अच्छा। कभी ओवर सप्लाई होगी, कभी शॉर्ट सप्लाई होगी। ये तो जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती है उसके हिसाब से चलता है। सपोज गवर्नमेंट ने लैंड ज़्यादा दे दी तो ओवर सप्लाई हो गए, लैंड नहीं दी तो कम सप्लाई रहेगी। तो ये अथॉरिटी के ऊपर डिपेंड करता है। फिर बिल्डरों के ऊपर भी डिपेंड करता है, उन्होंने प्लॉट ले लिया, कब बना रहे हैं कब नहीं बना रहे, तो इसके लिए बड़ा बड़ा स्पेसिफिक चीज़ें हैं ये। अच्छा। हाँ, तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कशन भी नहीं कर सकते हो, बहुत ज़्यादा इसके बारे में आंसर क्या ही दें, मतलब नहीं, वो बड़ा जस्टिफाई नहीं कर पाऊंगा मैं अपने आप को इसमें। अच्छा, कि क्या मैटर है ये। ठीक है, हम अगले सेगमेंट की तरफ मूव करते हैं। सो अब मैं बात करना चाहता हूँ लैंड्स की, जो हमारा फेवरेट टॉपिक है, बिकॉज क्रेजी रिटर्न्स, अनबिलीवेबल रिटर्न्स सो मेनी टाइम्स। सो उस बारे में बात करते हैं। आई एम वेरी एक्साइटेड। सो सबसे पहले मेरा क्वेश्चन ये है कि आप क्या अपनी हिस्ट्री बताओगे? मैंने तो काफ़ी लोगों को बताई है हिस्ट्री चैनल में अपने, बट आप बताओ कि मतलब प्रिंटर की शॉप थी, बहुत प्रॉफिट्स थे नहीं, प्रॉफिट्स कम हो रहे थे, काफ़ी सारा जो मार्जिन था वो ख़त्म हो रहा था, कंपटीशन आ रहा था, तो आपने डिसाइड किया क्विट करने का। फिर आपने कैसे पहला लैंड लिया, बहुत सारे रिटर्न्स देखे, फिर आप आगे बढ़ते गए। तो उस जर्नी के बारे में बताओगे? क्योंकि तब मैं भी बहुत छोटा था, बहुत आइडिया नहीं था, तो मतलब क्या चल रहा था, कैसे होता था? हमने पुराने लोगों से सुना था कि भाई ज़मीन जो है ना हमेशा बढ़ती, रेट इसके हमेशा बढ़ते हैं और बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं। तो एक हमारा काम था, छोटा सा काम था, तो हमारे लिए दिल्ली में अपॉर्चुनिटी, मैं दिल्ली में रहता था, मेरे लिए कोई अपॉर्चुनिटी वहाँ दिखती नहीं थी, या हम फ्लैट भी नहीं खरीद सकते थे। तो फिर हमने आउटर एरियाज़ में जाना शुरू करा, धीमे धीमे देखा, तो हमें नोएडा, गुड़गांव दिखाई दिए। फिर हमने हमारे लिए, क्योंकि हमारा ऑफिस नेहरू प्लेस था, तो हमें बेहतर ये लगा कि नोएडा हमारे लिए बेहतर है, तो हम यहाँ आए। नोएडा में देखा ज़मीनें सस्ती थी, तो हमारे लिए ज़मीनें इंस्टॉलमेंट में भी मिलती थी, तो इस तरह से प्लॉट ले लेते थे हम उसको।
और फिर देखा एग्रीकल्चर लैंड की तरफ, वो भी इजीली मिलती, सस्ती ज़मीनें थी वो भी। तो हम धीमे धीमे, क्योंकि प्लॉट तो फिर भी महंगे होते थे, एग्रीकल्चर लैंड सस्ती होती थी, तो हम धीमे धीमे, छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट होता था, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं होता था, तो हम एग्रीकल्चर लैंड कभी 2 बीघा कभी 4 बीघा ये खरीदते रहे इस तरह से। हर साल जो भी है 2 बीघा, जितना भी बजट होता था उस हिसाब से खरीदते रहते थे। तो फिर उनका क्या है कि कुछ साल बाद उनका मुआवजा मिलना शुरू हुआ, एक अच्छा मुआवजा मिला, फिर उनसे मुआवजे से फिर ज़मीन आगे खरीद ली हमने उनसे। तो पहले हमें अल्टरनेट प्लॉट नहीं मिलते थे, तो वो मुआवजे से ज़मीन फिर आगे बढ़ गए, तो फिर वो ज़मीनें खरीदी, क्योंकि ज़मीन का पैसा था, ज़मीन में लगाते थे फिर हम उसको, फिर वो ज़मीन लगाई, फिर मुआवजा मिल गया हमें, फिर आगे बढ़ गए। तो इस तरह से जर्नी चलती रही। तो कुल मिलाकर के हमें ये लगा कि इस जर्नी में थोड़ा इन्वेस्टमेंट, छोटा इन्वेस्टमेंट है, छोटी चीज़ें हैं, लेकिन आपको अपना रिटर्न अच्छा खासा मिल जाता है इसमें। तो हमें फिर मुझे स्पेशली इसमें बहुत इंटरेस्ट आया, फिर हमने धीमे धीमे सब चीज़ों को समझना शुरू करा। तो अब तो जैसे ईडा मास्टर प्लान 2031 है और हमें पता है कि कौन कौन से गांव एक्वायर होंगे, ठीक है। उस टाइम क्या होता था 1995 में, 2005 में, 2010-15 में? आपको कैसे पता चलता था कौन सा लैंड एक्विजिशन है, कौन सा नई एक्विजिशन है? आप कहाँ पैसे डालते थे? क्या आप ये सोचते थे कि नहीं सोचते थे? नहीं सोचते थे, हमें पता था कि जो ज़मीन खरीदना एक्वायरिशन में है। कैसे पता चलता था आपको? पता था कि हमें ये लिस्ट होती थी उनकी एक्वायरिशन की, अथॉरिटी की पूरी गांव की लिस्ट होती थी। अच्छा। क्योंकि नोएडा अथॉरिटी ने 77 में बनी थी, उसके बाद गांव, सारे गांव मोस्टली जो हैं, उन्होंने उसके बाद एरिया बढ़ाया घटाया कभी भी नहीं, गांव ऐड ही करे उन्होंने। उसके बाद हमें पता था ये गांव सारे जाएंगे और ज़मीन कहीं पे भी ले लो, ये अल्टीमेटली बच गई तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं बच गई तो आपको मुआवजा मिलेगा ही मिलेगा। तो दोनों हाथों में लड्डू थे, तो बच जाएगी तो बहुत बढ़िया बात है, फार्म हाउस बना लेंगे इसमें हम, नहीं हमें फार्म हाउस की ज़रूरत थी, नहीं बचेगी तो मुआवजा मिलेगा, हमारे को 7% का प्लॉट मिलेगा, पर उसमें प्लॉट नहीं मिलता था हमें। तो इस तरह से ये सोच थी, तो इसलिए कोई डर वाली बात थी नहीं उसमें, और ज़मीनें सेफ थी, और ज़मीनें जिनके थ्रू लेते थे वो ज़मीनों के समझदार लोग थे, तो इस तरह से कोई दिक्कत हमें आई नहीं ज़मीनों के बारे में। अच्छा, तो आप काफ़ी बार ये भी बताते हो कि जो लैंड एक्वायर हो गया उसमें तो बहुत अच्छे रिटर्न्स आए, और जो लैंड नहीं एक्वायर हुआ उसमें और भी अच्छे रिटर्न्स आए। हाँ, उसमें और भी अच्छे रिटर्न आते हैं। जो ज़मीन एक्वायर नहीं हुई है आपकी, तो उनमें अच्छे रिटर्न आ जाते हैं आपको, क्योंकि वो जगह बच जाती है, आपकी गांव की आबादी में आ जाती है। फिर आप उसमें अपनी आबादी में किराए की इनकम बना सकते हैं, उसमें शॉप खोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो वो आपके लिए एक उससे भी ज़्यादा फायदे की चीज़ है, आपके लिए एक इनकम का सोर्स बन जाती है वो आपकी। तो इसका लॉजिक वही हुआ, जैसे अभी हमने एक ज़मीन देखी है जेवर में, जो सेक्टर 22D के बहुत ही पास लगी हुई है, ठीक है। तो अभी सेक्टर 22D में रेट देखो, आपको 80,000 रुपीज़ स्क्वायर मीटर से कम कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। और ये ज़मीन मिल रही है 37 लाख रुपए की, 843 स्क्वायर मीटर। मैं कहता हूँ 843 में अगर हम 500 स्क्वायर मीटर में भी कंस्ट्रक्शन करें, पूरे में भी ना करें हम, तो 500 इंटू 80 मतलब 4 करोड़ रुपए बीघा वैल्यू हो गई लैंड की, मिनिमम है, जो कि मुझे कुछ कंस्ट्रक्शन भी नहीं करना। अगर ये नॉन एक्विजिशन लैंड होता तो मैं 4 करोड़ 3 करोड़ रुपए बीघा से कम क्या ही बेचता। तो मतलब ये वही मतलब रेफरेंस हो गया जो आज हम देख रहे हैं, पहले भी वही था, हो रहा था कि मतलब भाई जगह बच गई तो भाई सामने आसपास के सेक्टर देख लो, 80,000 90,000 रुपए स्क्वायर मीटर है, तो ये जगह की तो वैल्यू ऑटोमेटिकली काफ़ी ज़्यादा हो गई। नहीं, यहाँ पे अगेन ये ज़मीन नहीं बचेगी, ये ज़मीन जो है ना, जितना भी जंगल की ज़मीन होती है ना, अच्छा, ज़मीन वही बच सकती है जो बस गांव के पेरिफेरल में अंदर है। अच्छा अच्छा। क्योंकि किसानों के लिए ना जगह छोड़ देते हैं, तो वही ज़मीन, आपकी जंगल की ज़मीन कभी भी नहीं बचेगी। अच्छा, है ना, कि जैसे आप जो जिसकी बात कर रहे हो वो नहीं बचेगी, वो जंगल है वो। अच्छा, वहाँ तो प्लानिंग आएगी सेक्टर बनेंगे, क्योंकि वहाँ खेती खेत है, खेती खेत है वहाँ पे। नहीं, मेरा पॉइंट ये था कि अगर वो बच जाए तो वो 4 करोड़ रुपए बीघा जाएगी, फिर बचेगी नहीं। हाँ, बचेगी नहीं, बच जाए आपका। पर गांव के नजदीक जो जमीनें होती हैं, जो किसानों की जहाँ सेटलमेंट है, जहाँ पे, तो वहाँ जमीनें बच जाती है, तो किसान फिर उसको बाद में अपना मकान बना लेता है, अपना कमर्शियल शॉप होटल बना लिया, कुछ भी बना लेता है, जिससे उसकी एक इनकम पैदा हो जाती है उसकी, और काफी सस्ते का लैंड है। हाँ, तो वो बहुत से किसान कोशिश करते हैं कि जमीन हमारी बच जाए। समझ गया। तो मतलब दोनों हाथों में लड्डू हैं, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपको वो मुआवजा बच जाएगी जमीन तो कोई नुकसान नहीं है, मुआवजा मिल गया तो कोई नुकसान नहीं है आपको। मैं ये कह रहा था कि एक्विजिशन लैंड में एक फायदा बहुत अच्छा है जो मुझे लगता है कि भाई मुझे 2 स्ट्रेस नहीं लेने। एक, मुझे स्ट्रेस ये नहीं लेना कि भाई कब्जा हो जाएगा, वैसे तो कब्जा होता नहीं है, पर अगर कब्जा हो गया तो भाई अथॉरिटी आगे तोड़फोड़ मचाएगी अपना, और मुझे प्लॉट और कैश पकड़ा देगी जिसके नाम रजिस्ट्री म्यूटेशन है। वो नहीं देखती कि कौन रह रहा है कौन नहीं रह रहा है। तो एक तो मुझे ये अच्छी चीज़ लगती है, और दूसरी मुझे अच्छी चीज़ ये लगती है नॉन एक्विजिशन लैंड में कल को ना मेरे को मार्केट प्लेस में डालना पड़ेगा अपना लैंड,
और फिर मेरे को कॉल आएंगे, मेरे को नेगोशिएट करना पड़ेगा बेस्ट रेट के लिए। बहुत बड़ा स्ट्रेस तो नहीं है, पर थोड़ा सा स्ट्रेस है। तो मेरे को लगता है कि बेस्ट है एक्विजिशन लैंड ही लो, बच जाए तो बढ़िया, नहीं बचे तो जा ही रहा है बढ़िया प्राइस में वो। नहीं, आपकी बात से 100% मैं सहमत हूँ। मैं रिपीट कर देता हूँ बात को कि यदि हम जनरली लोग, बहुत से लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि कब्जे का ये वो। मैं बहुत सी ज़मीनों पे नहीं गया आज तक, मेरा अपना एक्सपीरियंस है, और मैं मुआवजा उठा के घर आ गया। मुझे नहीं पता, मुझे ज़मीन भी नहीं पता वो कहाँ है। लेकिन मेरे पे कागज़ पूरे हैं, मैं अथॉरिटी में जाता हूँ, अपने कागज़ लगाता हूँ, रजिस्ट्री करके अपने घर आ जाता हूँ मैं उसको। तो मुझे बड़ा सेफ लगता है उस पर कब्जा हो ना हो, क्योंकि लैंड ओनर को ही आपको मुआवजा मिलेगा। जो वहाँ पे रह रहा है, किराए पे रह रहा है, उसको नहीं मिलेगा। दूसरी चीज, अथॉरिटी की नोटिफाइड जगह है, नक्शा पास होता नहीं है तो आप जगह बना नहीं सकते, बनाओगे अथॉरिटी तोड़ देगी आपको। ये कानून है भाई, बच सकती होती तो हम बचा लेते उसको। तो जब उस मतलब अनऑथराइज की तो कैसे भी किसी भी हालत में नहीं छोड़ेगी वो भाई। उसका ना तो नक्शा पास है और ना उसने परमिशन ली है उससे, और अनऑथराइज जगह दूसरे की जगह में रह रहा है, तो अथॉरिटी झड़ तोड़ देती है उस केस में, और आपको मुआवजा ओरिजिनल किसान को ही देगी जो लैंड ओनर है। हाँ, मतलब तीसरा स्ट्रेस भी नहीं रहता इसमें कि हमें बेचने जाना है, ये करना है। अथॉरिटी अपने आप आएगी, मुआवजा देगी, अच्छा सा मुआवजा देती है, बहुत बढ़िया, और 7% का आपको प्लॉट देगी, जो कि काफी ल्यूक्रेटिव, काफी बेनिफिशियल है, काफी बेनिफिशियल दिखता है, और ल्यूक्रेटिव है काफी। और सबसे बड़ी बात यह है कि टेंशन फ्री काम है। तो इसमें मेरा एक क्वेश्चन ये है, जैसे हमें काफी लोग ना रीच आउट करते हैं बैंगलोर, हैदराबाद, मुंबई से, काफी लोग यूपी में, लखनऊ, कानपुर से, इन सब से। तो ये कहते हैं कि यार मतलब इन्वेस्ट तो करना है, पर यार लैंड देखने आओ, फिर भाई 3-4 दिन बाद रजिस्ट्री हो। तो मैं तो नहीं यही रेकमेंड करता हूँ कि भाई हमने काफ़ी सारे लैंड्स ले रखे हैं बिना देखे हुए, क्योंकि ये मुआवजा वाला लैंड है भाई, अंदर हो बाहर हो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, सेम रेट मिलेगा। बस आपको ये चेक करना है कि भाई ये गाँव एक्विजिशन लिस्ट में आ रहा है नहीं आ रहा है, और आपको देखना है पेपर वर्क क्लीन है कि नहीं, और आप अपना एंजॉय करो। तो आपको मतलब जो बाहर के काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स हैं ना, दिल्ली एनसीआर से दूर रहते हैं, तो ये भी एक सही स्ट्रैटेजी है। मतलब बिना लैंड देखे आप आ जाओ, आप अपना रजिस्ट्री कर दो, एक दिन आके बस हो गया काम। पर बहुत से लोग जैसे इंडियन सेंटीमेंट्स है वो देखना चाहते हैं। अच्छा, कि जब तक फिजिकल नहीं देख लेंगे तब तक नहीं करेंगे हम। अच्छा। बिना देखे हम कोई चीज़ नहीं लेंगे। जनरली एक इंडियन सेंटीमेंट्स है इस मामले में ना। पर बहुत से लोगों को क्या होता है, ठीक है जी मैंने देख लिया। जनरली मैं होता तो मैं तो बिना देखे ही ले लेता ज़मीन। मेरे से आप आइडियल कंडीशन पूछो, बस कागज़ पूरे होने चाहिए, कागज़ के मुरीद होने चाहिए। कागज़ सारे, जितने भी कागज़, हमें एक लिस्ट है पूरी, वो कागज़ सारे ठीक होने चाहिए। होने के बाद लैंड पे फोटोग्राफी मंगा लो आप इसको, सारे सिस्टम से आप देख सकते हो ज़मीनों को, नोटिफाइड ज़मीन है वो सारी, अथॉरिटी की लिस्ट में देख लो। उसके बाद आप खरीद लो ज़मीन को, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो आप 100% तो पहली बात तो कब्जा होता नहीं है। ज़मीन इधर है, नीचे है, गड्ढा है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुआवजा सबको सेम मिलेगा। आपको सड़क पे है उसका भी मुआवजा सेम है, जो गड्ढे में है उसका भी मुआवजा सेम है, फ़र्क नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हम आइडियल कंडीशन यही लेके चलते हैं कि भाई हम ज़मीनों का हमें मुआवजा मिलना है, कागज़ पूरे होने चाहिए, कागज़ में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, म्यूटेशन पूरा होना चाहिए। आप कह रहे थे कि ज़मीन लेते टाइम पेपर रिकॉर्ड सब सही होने चाहिए एंड वी आर गुड टू गो। तो अब मेरा क्वेश्चन ये है कि एग्जैक्टली क्या क्या देखना चाहिए हमें पेपर्स में, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स देखने चाहिए, किस किस के पास जाना चाहिए, कैसे मतलब ऑथेंटिसिटी चेक करेंगे? मतलब हमारा खुद का एक अपना प्रोसेस है, पर आप कैसे बताओगे क्या है प्रोसेस? जो पुराना प्रोसेस है उसमें यह है कि आपको सबसे पहले वही ज़मीन का पहला खसरा खतौनी आपने देखना है। ठीक है। कौन ज़मीन बेच रहा है, ठीक है, ठीक है, गांव का नाम क्या है उसका, ठीक है, उसमें ये आपको मिल जाएगा, वो कितनी ज़मीन बेच रहा है। ठीक है, ये यूपी भूलेख पे मिल गया। ये 3 रिकॉर्ड आपको चाहिए प्राइमरी आपके पास। उसके बाद आप यूपी भूलेख विभाग पे जाएं, वहाँ पे जाकर के उस ज़मीन के बारे में पता करें, ज़मीन क्या है, श्रेणी 1 की ज़मीन है कि नहीं है। ये क्या होता है श्रेणी 1? श्रेणी 1 की ज़मीन ट्रांसफरेबल ज़मीन होती है ना, जो ट्रांसफरेबल ज़मीन होती है उसको हम श्रेणी 1 की ज़मीन बोलते हैं। अच्छा, वो ज़मीन है कि नहीं। अलग अलग ज़मीनों की अलग अलग श्रेणी होती है, क्लास होते हैं अलग अलग, ठीक है ना। 2 जैसे श्रेणी 2 की ज़मीन है वो ट्रांसफरेबल नहीं होती है। अच्छा। और भी श्रेणी की ट्रांसफरेबल नहीं है, तो उन ज़मीनों का लेने को तो श्रेणी 1 देख लें बस। हमें सबसे पहले वो देखें। उसके बाद देखें उसकी फसली वर्ष कब से स्टार्ट हुई है। ठीक है, 1359 से हुई है फसली वर्ष, तो ये दादालाई ज़मीन है उसकी, ठीक है ना। उसके बाद हुई है तो वो पट्टे से भी हो सकती है, दादालाई भी हो सकती है, उसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा। फिर इसके बाद हम उस पर देखेंगे उस पर लोन कितना है कि नहीं है। ये पट्टे लायक मतलब
जमीनें बहुत से लोगों को ना, गरीब लोगों को पट्टे की ज़मीनें दी गई थी किसान ने बाद में, जो ना चकबंदी के बाद, ये बहुत से लोग चकबंदी के टाइम में किसानों को, जो भूमिहीन किसान थे, उनको पट्टे पे ज़मीनें सरकार ने दी थी। अच्छा। 5-5 बीघा 10-10 बीघा ज़मीनें दी थी, जिससे वो अपना जीवन यापन कर सके। पहले ज़मीनें बहुत थी, जो सब ज़मीनों पर खेती नहीं होती थी, बहुत सी खाली ज़मीनें होती थी, बंजर ज़मीनें होती थी, तो उनके पट्टे कर दिए जाते थे लोगों को, कि जिससे उनका जीवन यापन चल पाए। तो हमें देखना होता पट्टे की ज़मीन है तो पट्टे की ज़मीन कैसे आई। बहुत से पट्टे की ज़मीन में डिस्प्यूट भी होता है, जैसे बंजर की ज़मीन है या पट्टे ठीक है, लेकिन ये ज़मीन जैसे तालाब की ज़मीन है या उसकी क्या नाम है, तालाब की हो गई, जंगल की हो गई, और चरागाह हो गई, इनकी ज़मीनें जो है ना वो नहीं होती हैं, मतलब पट्टे इनके सेल वाले नहीं होते, इनके पट्टे का मुआवजा नहीं मिलते हैं। अच्छा। तो वो हमें पट्टे देखने पड़ते हैं, कैसे पट्टे की आई तो कैसे पट्टे की आई, किस तरह से आई, फिर इनकी कहीं पट्टे इनके बेकार तो नहीं पड़े कहीं, तो उनके रिकॉर्ड चेक करे जाते हैं पट्टे के। अच्छा। फिर हम देखते हैं ज़मीनें, जब ये देख लेते हैं उसके बाद ज़मीनों का हम देखते हैं उसका जाकर के नक्शा उसका, फिर 41-45 निकलवाते हैं उनका रिकॉर्ड। अच्छा। तो उसमें ये ज़मीन उसको कैसे आई, अच्छा। उसमें लिखा होता है 45 जो ओरिजिनल खत्म नहीं होती है, तो उसमें रिकॉर्ड मिल जाता है उसका। फिर हम उसका सजरा देखते हैं, उसके दादा की होगी, परदादा की ज़मीन होगी, तो उसके पास कैसे आई और कितने परसेंटेज आई, सजरा बनाते हैं उसका। ठीक, फिर उसके बाद हम ज़मीनों को उसके सारे आईडी प्रूफ मंगाते हैं, मैच कराते हैं, फिर उसको एक फिजिकल हम चेक करते हैं ज़मीन पे वो जगह है कि नहीं है, कहाँ पे ज़मीन है, कैसे है, फिर हम ज़मीन का इंस्पेक्शन करते हैं। फिर हम पटवारी को भी बुला के लाते हैं। अच्छा। पटवारी ज़मीन चिन्हित करता है जगह को, हमारी को ये जगह है। अच्छा। या गांव का प्रधान कोई चिन्हित करेगा जगह ये है। अच्छा। तो इस तरह से वेरीफाई सब चीज़ों को करते हैं। फिर और भी बहुत से कागज़ हैं, जहाँ हम ज़्यादा बताएंगे तो थोड़ा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं लोग, तो उन कागज़ों को फिर हम स्टाम्प विभाग पे जाते हैं, देखते हैं इसने कोई ज़मीन बेची तो नहीं है 12 साल के अंदर, जो कि म्यूटेशन नहीं हुआ हो, या एग्रीमेंट टू सेल तो नहीं कर रखा इसने कहीं। तो हम इसकी सारी उसकी सेल डीड देखते हैं, उसकी पुरानी 12 साल की, जिसे हम 12 साल बोलते हैं। तो उससे पता चल जाता है इसने ज़मीन बेची है, नहीं बेची है, क्या करा है। लोग बार बार क्वेश्चन पूछते हैं कि ज़मीन 10 बार बिक गई, तो जब हम 12 साल नहीं देखते तो यही इल्ज़ाम लगेंगे 12 साल या 20 साल में हम दिख जाता है कि भाई ये ज़मीन नहीं बिकी है अभी तक, या बिकी है तो नहीं लेनी ज़मीन हमने। कोर्ट क्या केस क्या चल रहा है ये पता चल जाता है वहाँ से हमारे को। तो ये सब कागज़ हैं, देखने हैं, कागज़ ही मेन है इसमें इम्पोर्टेंट। तो अच्छा, जैसे मोस्ट ऑफ द टाइम जो प्रॉब्लम आती है पेपर वर्क में वो कहाँ आती है? क्या प्रॉब्लम ये आती है कि अग्रीमेंट टू सेल कर रखा है? क्या प्रॉब्लम ये आती है कि ऑलरेडी अग्रीमेंट टू सेल कर रखा है? यूजुअली प्रॉब्लम्स आती कहाँ है पेपर वर्क में, या किस तरह के फ्रॉड या गलत चीज़ें होती हैं? फ्रॉड के केस में 2-3 दिक्कतें आती हैं, या तो एग्रीमेंट टू सेल कर रखा है उन्होंने, अच्छा, और वो फिर से बेच रहे हैं मार्केट या में, किसी ने इनको पुराना किसी को बेच दिया है, वो म्यूटेशन नहीं करा पाया है। अच्छा। भारत में बहुत से लोग म्यूटेशन नहीं करा पाते, उन्हें पता ही नहीं म्यूटेशन है, रजिस्ट्री को ही सब कुछ समझते हैं, जबकि म्यूटेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो वो ऐसे केस में होता क्या है कि म्यूटेशन नहीं हुआ है तो 12 साल बाद ज़मीन पर वापस किसान के नाम आ जाती है। अच्छा। तो 12 साल तक तो वो म्यूटेशन करा ही सकता है ना। तो सपोज करो 10 साल हुए किसी ज़मीन को बेचे हुए उसको, और वो 2 साल तक उसका क्लेम रहता है जिसके नाम पहली रजिस्ट्री हुई है। अच्छा। और हमने ले ली तो हमारी तो दूसरी रजिस्ट्री है, तो नहीं होगा, तो हमारे लिए वो गलत होगी ज़मीन वो। तो ये कोई म्यूटेशन क्यों नहीं कराता? समझ नहीं है बहुत से लोगों को, अच्छा। आइडिया नहीं, बहुत से लोगों को बताते नहीं है लोग, या पैसे ले लेते हैं दलाल और म्यूटेशन नहीं कराते हैं, से भ्रम में रखते हैं पार्टी को, और वो चेक नहीं कर पाते, वो चेक नहीं कर पाता है, क्योंकि पहले कोई डिजिटल वो जाता भी नहीं है, उन्हीं पे भरोसा रखता है उसको। अच्छा, आप ये कह रहे थे कि ये बड़ा अच्छा पॉइंट था आपका कि जहाँ पे ज़मीनें महंगी हो जाती हैं वहाँ डिस्प्यूट ज़्यादा होने लग जाते हैं। तो जैसे वहाँ पे अग्रीमेंट टू सेल फिर किसान बार बार करेगा, बार बार बेचेगा, तो उसके बारे में आप थोड़ा और बताओगे? जब ज़मीनें बहुत महंगी हो जाती हैं तो अच्छी ज़मीनें तो सारी बिक चुकी हैं, और जो किसान ताकतवर है वो बेचेगा नहीं, तो अब मार्केट में कौन सी ज़मीन घूमेंगी? वो घूमेंगी जो डिस्प्यूटेड है, जो बिकी नहीं रही, खोटा सिक्का है। भाई खोटा सिक्का बार बार घूम के आ जाता है आपके पास, जब भी जाओगे खोटा सिक्का दिखाई देगा, असली सब गायब हो जाते हैं। तो वही कहानी यहाँ पे कि अच्छी चीज़ें सब खत्म है, वही पुरानी चीज़ घूम रही जिसे कोई ले नहीं रहा। जब भी जाओगे तो पुरानी चीज़ें खोटे सिक्के की तरह जो ज़मीनें होती हैं वो आपके पास आ जाती हैं, फिर आप उन्हें चेक करते हैं तो पता चलता है तो खोटा सिक्का है, ज़मीन गलत है। तो जब महंगी ज़मीन हो जाती है बहुत ज़्यादा, तो चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि अच्छी ज़मीनें वहाँ ख़त्म हो जाती हैं। अच्छा, तो इसलिए मतलब जैसे आप बता रहे थे टप्पल में काफ़ी डिस्प्यूटेड लैंड्स चल रहे हैं आजकल।
टप्पल में भी है, जेवर में भी डिस्प्यूटेड लैंड है। हर जमीन डिस्प्यूटेड नहीं है, पर चांसेस हैं, अच्छा। बढ़ जाते हैं कि डिस्प्यूटेड लैंड के कागज ज़्यादा आएंगे आपके पास। और यही मान तहसील में इसलिए नहीं क्योंकि अभी रेट बहुत कम है। बहुत रेट कम है वहाँ पर, डिस्प्यूटेड का मतलब अच्छा ही माल बहुत अच्छा मिल रहा है। अच्छा माल अच्छे प्राइस पे मिल रहा है। अच्छे प्राइस में मिल रहा है, तो डिस्प्यूट तो जब बिकेगा जब माल खत्म हो जाएगा। तो मतलब ये भी एक अच्छी स्ट्रैटेजी है। इस एग्जांपल से समझो कि कई आम है, आप खरीदने जाते हैं तो अच्छे आम तो पहले किसी लोग खरीद के ले जाते हैं, लास्ट में कौन से बचते हैं वाले? बेकार आम बचते हैं, वो सस्ते लोग ले जाते हैं। सस्ता महंगा तो अलग बात है पर महंगी जमीन हो गई है तो वो भी महंगी हो जाते हैं। सही कह रहे हो। ये है सारी बात। तो इसमें जैसे फिर एक अच्छी स्ट्रैटेजी ये है कि भाई लैंड आप 5 से 10 साल का होराइजन लेके चलो और सस्ता लैंड ले लो, जैसे मान तहसील में इस टाइम सस्ता लैंड है, और अपना आराम से 2031 में बेचो सरकार को, बढ़िया रिटर्न्स उठाओ, डिस्प्यूटेड लैंड्स होंगे नहीं, इजी लाइफ। देखो ये लैंड का सिनेरियो बिल्कुल अलग तरीके से है। ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, 6-7 साल, 5 साल, 4 साल। जो बहुत शॉर्ट सोच रहे हैं ना, तो वो क्या है कि शॉर्ट में फिर उनको उतना प्रॉफिटेबिलिटी आती नहीं है। फिर लोगों से कहते हैं जी हमें क्या मिला क्या। इसमें आपको एक टाइम लिमिट देना होगा आपको, क्योंकि बार बार ज़मीन बेचने में आपको 10 से 12% का नुकसान होता है। आप ज़मीन इस साल खरीदी, अगले साल बेच दी, अगले साल फिर अगले, तो आपने हर स्टेज पे 10% का लॉस आपको हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपकी 5-7% की स्टाम्प ड्यूटी जाती है, आपकी 3-4% की ब्रोकरेज जाती है आपकी, फिर ट्रांजेक्शन में भी आपका खर्चा आता है, देखने में भी खर्चा आता है, टाइम भी, इधर बेचने जाओगे वहाँ पे भी ब्रोकरेज दोगे आप, टाइम का भी कॉस्ट। तो वो आपको उतना रिजल्ट आता नहीं है, लोग समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि इसमें स्टाम्प ड्यूटी है, ये ड्यूटी सारी इन्वॉल्व होती हैं, इसमें ब्रोकरेज भी है। और तो इसलिए जो है ना, ये शेयर की तरह नहीं है ये मार्केट। ये जो है ना, रियल इस्टेट तो रियल इस्टेट ही है। ये यहाँ पे आपको टाइम देना पड़ेगा, बिना टाइम दिए आपको कोई रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं आएगा। पर जैसे एक जेवर में भी लैंड लेने का मेरे को बड़ा अच्छा एडवांटेज दिखता है। जैसे मान लो 70-75 लाख रुपए में आपने 2 बीघा जमीन ले ली, ठीक है, 1 से 2 साल में एक्विजिशन हो जाएगा आपका आराम से। तो भाई आपको कॉम्पनसेशन तो खैर 70-75-80 के आसपास ही मिलेगा, पर आपको जो प्लॉट मिलेगा वो बड़ा प्रीमियम होगा, वो 1.5-2 करोड़ रुपए की वैल्यू होगी। तो इसमें आपने 1 से 2 साल में अच्छे रिटर्न्स निकाल दिए। तो इसके बारे में आप क्या कहते हो? देखो मेरे हिसाब से तो आइडियल कंडीशन तो जेवर में खरीदना बहुत अच्छी आइडियल कंडीशन है। उसका रीज़न ये है कि आज आप ज़मीन खरीदोगे 35 लाख रुपए, 37 लाख, 40 लाख रुपए बीघे का रेट है, सब कुछ करो तो आपको 2 बीघा आपने खरीद ली, उसके बाद आपको 2 साल के अंदर उतना मुआवजा मिल जाएगा, आराम से, उससे ज़्यादा मिल जाएगा आपको। फिर उसके बाद आपको 7% का प्लॉट मिलेगा, 60 मीटर का प्लॉट। आज की डेट में 60 मीटर का प्लॉट जो है ना 80,000 रुपये मीटर का रेट है। तो आपको तो उतनी पैसे, जितने आपको मुआवजे मिले उतने पैसे प्लॉट के मिल गए आपको। तो आपके 2 साल के अंदर ही आपको डबल पैसे मिल गए ना। इससे बढ़िया रिटर्न क्या है आपका? मोर देन डबल। इसकी मैंने ना एग्जैक्ट एक कैलकुलेशन भी की थी, तो हर 35-40 लाख रुपए पे लगाने पे आपके 1 करोड़ के आसपास बन रहे हैं 2 साल में। तो मैं यही तो लोगों को समझा रहा हूँ कि भाई इसमें नुकसान तो हमें कहीं है ही नहीं ना, हमें फायदा हो रहा है। पर क्योंकि हमें हर का विजन अलग अलग है, हर का माइंडसेट बहुत अलग अलग है, हर व्यक्ति अपने अलग अलग तरीके से सोचता है, एक तरह से नहीं सोचता है ना। तो हर व्यक्ति का अपना अपना डेस्टिनी है, तो सोचने का तरीका बहुत अलग है। पर हम तो बता ही सकते हैं, गाइड कर सकते हैं। बाकी तो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है कितना समझ पाता है चीज़ों को। आप पे 100 रुपये हैं, ठीक है, तो आप कितने रुपए जेवर में लगाओगे, कितने रुपए मांड में लगाओगे, कितने पैसे आप खुर्जा में लगाओगे, कैसे आप स्ट्रक्चर करोगे 100 रुपये अपने? देखो 100 रुपये मेरे पास हैं, बड़ा आइडियल कंडीशन में देखूँ तो मैं जेवर में ही लगाऊंगा। अच्छा, 100 के 100 पूरे जेवर में लगा दूंगा मैं इसको, ठीक है, क्योंकि मेरे को 2 साल में रिटर्न आया, फिर मैं खुर्जा में लगा दूंगा उस पैसे को, फिर जाके मार्ट में भी लगा दूंगा उस पैसे को, ठीक है ना, वो कोई इशू नहीं है। पर लेकिन क्योंकि अब सारी टोकरी एक जगह नहीं रखनी चाहिए, जो समझदार लोग कह गए हैं, तो फिर कोशिश ये करो कि 60% जेवर में लगा दो, 40% जो है आप मार्ट में लगा दो। अच्छा, हाँ, तो वो एक ये है कि सारी जगह एक ही जगह नहीं रखनी चाहिए, पता नहीं सरकार की पॉलिसी कब क्या बदल जाए। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है, जैसे काफ़ी लोग हर संडे को ज़मीन देखने आते हैं हमारे साथ मान तहसील में, ठीक है, तो वहाँ डेवलपमेंट नहीं है, तो हमें पता है तभी ज़मीनें सस्ती हैं। पर आप ये कह रहे हो, और मैंने भी यही देखा है कि बाजना कट तक तो एक्विजिशन होने लगा है, स्टार्ट हो गया और काफ़ी हो भी गया है,
और अब वो सुरीर पे कट बन रहा है, तो 1-2 साल में वो भी एक्विजिशन स्टार्ट हो जाएगा मोर और लेस। तो उसके बारे में आप थोड़ा लाइट दो कि डेवलपमेंट कैसे है, क्या होगा? क्या होता है, बहुत से लोग के उनका स्पेसिफिक काम नहीं, विजनरी नहीं होते। रियल एस्टेट में विजनरी होना बहुत जरूरी है, आपको ना दूर तक दिखाई देना चाहिए। अब जब बिल्कुल बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा, रोड बन जाएंगे, बढ़िया बढ़िया कमरे बन जाएंगे, मकान बन जाएंगे, जब खरीदने जाएंगे वो आप डॉट लिमिट है, आप तब वो 2 लाख रुपए मीटर का रेट हो जाएगा, खरीद के करेंगे क्या आप उसका? आपको ऐसे समय में करना चाहिए जहाँ डेवलपमेंट शुरुआत हुई है, वो भी एरिया ऐसे ही डेवलप होगा जैसे ये हुआ है, उतना ही डेवलपमेंट होगा। वो लोग सोच नहीं पाते उतना, उन्हें लगता है यार जंगल है, दूर है। हम भी इसी परेशानी से शुरू में परेशान थे, यार नोएडा है, बहुत दूर है, यहाँ तो ये होता है, मारकाट मस्ती है, पर हमने साहस दिखाया उस चीज़ के लिए, उसका हमें फायदा मिल रहा है। तो सारी कहानी इस पर डिपेंड करती है कि आपके अंदर कितनी हिम्मत है। तो हिम्मत करोगे सब कुछ है आपके पास, हिम्मत नहीं है तो आप यही सोचते रहोगे यहाँ कब डेवलपमेंट आएगा, कैसे आएगा। हम कभी आज से 10 साल पहले एयरपोर्ट की नहीं सोच पा रहे थे, आज एयरपोर्ट बन के खड़ा हो गया है, चल भी रहा है। 10 साल पहले हम सोच भी नहीं पाते थे बनेगा नहीं बनेगा। तो चीज़ें बदलते टाइम नहीं लगती हैं, पर यहाँ पे आपको टाइम देना होता है। और जब तक आप विजन बड़ा नहीं करेंगे, आप फिर जब वहाँ पे 2 लाख रुपए मीटर हो जाएगा, फिर लगेगा जी मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मैंने ज़मीन खरीदी नहीं। हमने तो बुजुर्गों से यही सुना है कि ज़मीन वहाँ सस्ती मिलती थी, हमने वहाँ लिया नहीं, हम तो 4 पैसे के पीछे 10 पैसे के पीछे वापस छोड़ के आ गए, और आज ज़मीन वहाँ बहुत महंगी, हम ले ही नहीं सकते वहाँ पे। तो ये हमने सब बुजुर्गों से सुना है। तो आप जब आपके पास इंटेंट हो और कैपेसिटी हो, भाई बहुत से लोगों के पास इंटेंट है, कैपेसिटी नहीं है, कुछ के पास कैपेसिटी है, इंटेंट नहीं है, तो यहाँ पे दोनों को एक साथ करना पड़ेगा आपको कि कैपेसिटी भी है और इंटेंट है, तो आप चीज़ ले पाएंगे आप इसको। और इसमें घबराना क्या, नुकसान 1-2 लाख का होगा, इससे ज़्यादा नुकसान आपका होना नहीं। आपको लगता है कि नहीं जी नुकसान हो गया, मुझे नुकसान हो गया, मतलब जगह थोड़ी महंगी मिल गई आपको, वो आपके अगले 5-4 महीने बाद उतने रेट आ जाएंगे आपके। सपोज करो कि आज आपने 14.5 लाख रुपए की ली, ठीक, और 6 महीने बाद आपको लग रहा है 25,000 रुपये महंगी है, पर 3 महीने बाद तो ये 15 की हो जाएगी। तो आप ये सोच लो कि सोचने का फर्क है कि भाई जमीनें बढ़ रही हैं, आप नहीं ले रहे, 3 महीना खराब कर रहे हो, रेट बढ़ रहे हैं आपके। तो आप ये जब भी मौका हो सोचो मत ज़्यादा कि भाई कम ज़्यादा क्या है, मिल रही है चीज़ आप लो, आगे बढ़ो, क्योंकि मार्केट के हिसाब से चीज़ मिलेंगी। कोई अल्टीमेटली कोई ये नहीं डिसाइड कर सकता कि मार्केट में देने और लेने वाले के ऊपर डिपेंड करता है। आप उस व्यक्ति को नहीं ढूंढ सकते जो बिल्कुल डिप्रेशन में बेच रहा हो, या आप ऐसे व्यक्ति को नहीं ढूंढ पाएंगे जो बहुत महंगी बेच रहे हैं। तो आपको एक एवरेज लेके चलना पड़ेगा आपको कि जो मार्केट में मिल रहा है। तो मैं ये आपसे ये समझना चाहता हूँ कि इस टाइम क्या डेवलपमेंट चल रहा है मांड के आसपास। राया हेरिटेज सिटी भी बन रहा है, आगरा अर्बन सेंटर भी बन रहा है, फिर इधर से बाजना कट से एक्विजिशन स्टार्ट हो गया है, और अब ये सुरीर पे भी कट बन रहा है। तो क्या आप बताओगे क्या क्या डेवलपमेंट हो रहा है वहाँ पे? मैं डेवलपमेंट से पहले एक कहानी सुनाना चाहता हूँ, कहानी रियलिटी सुनाना चाहता हूँ। जब हमने सदरपुर गाँव में ज़मीन खरीदी थी तो हमें बताया गया था यहाँ एक्सप्रेस वे आएगा, नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे। तब नामो निशान भी नहीं था उसका। बोले 250 मीटर दूर आएगा यहाँ से, आप अपने फार्म हाउस बना लेना, बढ़िया सा एक्सप्रेस वे होगा। हम भी खुश थे भाई, चलो हमारा नोएडा में फार्म हाउस होगा। पर हमें ये पता था यहाँ एक्सप्रेस वे आएगा, यहाँ ये सेक्टर आएंगे, यहाँ ये डेवलपमेंट आएगा। उस जमाने में हमारे था कुछ भी नहीं, पर हमें आइडिया था कि ये चीज़ें होंगी। पर चीज़ें हमारी जरूरत से ज़्यादा आई। हमने कभी सोचा ही नहीं था कि इतनी मल्टीनेशनल कंपनियां आएंगी, बड़े बड़ी बिल्डिंगें आएंगी। हम तो सिंपल से उस जमाने में जो विचार था उसी तरह सोचते आए। भाई जैसे नेहरू विलेज जैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा, घर बन जाएंगे, फैक्ट्री वैसी जो लगती है वैसी फैक्ट्री होंगी। लेकिन ये मेगा फैक्ट्री लगी, बड़ी बड़ी फैक्ट्री लगी, तो सोचा ही नहीं था हमने कभी भी। तो हमारा विजन उतना कितना ही एडवांस था, पर भी ज्यादा बड़ा विजन नहीं था हमारे पास। तो ऐसे ही आज मार्ट में क्या बनेगा, हमारी सोच से भी आगे का बनेगा। अच्छा, ग्रेटर नोएडा हमारी सोच से ज्यादा एडवांस बना। बात अलग है कि पैसे में अब उठना शुरू हुआ है, लेकिन सोच से हमारे से बहुत आगे था ग्रेटर नोएडा। आज की डेट में ग्रेटर नोएडा आप रहने के लिए जगह नहीं मिल रही, इतनी महंगी जगह हो गई है आपको। तो सपने में भी नहीं सोचा था। हमें ग्रेटर नोएडा में जो है प्लॉट 800 रुपये मीटर के हिसाब से अलॉटमेंट हुए थे उस जमाने में। 60 मीटर के प्लॉट 48,000 रुपये के प्लॉट थे, जो आज 1.5 2 करोड़ रुपए के बिक रहे हैं। तो हमारी इमेजिनेशन के बाहर चीज़ें सारी है। तो ऐसे ही जब ये ईडा बना, लोग सोचेंगे क्या बनेगा नहीं बनेगा। हमने प्लॉट अलॉटमेंट का अथॉरिटी ने दिया हमें प्लॉट, आज आप सोचो 90,000 80,000 रुपये के रेट हैं। ऐसे ही मार्ट बने, जो भी सरकार की पॉलिसीज होती है ना इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ है। ये अथॉरिटी भी तो इंफ्रास्ट्रक्चर आती है, कीमत इंफ्रास्ट्रक्चर की है, कीमत जमीन की नहीं है। तो इनके पास एक्सप्रेस वे है, एयरपोर्ट पास में है,
फ्लैट कॉरिडोर पास में है, फिर राया अर्बन सेंटर है वहाँ बना रहे हैं, फिर ये वृंदावन हेरिटेज सिटी बना रहे हैं आपके पास, फिर आगरा का बना डेवलपमेंट कर रहे हैं, आगरा का जो है पूरा न्यू आगरा बना रहे हैं वहाँ पे, नहीं 41 का मास्टर प्लान भी आ गया है। तो ये एक्सप्रेसवे के चारों तरफ बहुत डेवलपमेंट आना है। अच्छा, हमारी सोच से भी ज़्यादा आएगा, हम सोच ही नहीं पा रहे उस लेवल पे, क्योंकि है ही नहीं अभी कुछ। क्योंकि जैसे जैसे इकोनॉमी बढ़ेगी तो ज़्यादा बड़े चौड़े रोड आएंगे। नोएडा में पहले 9 मीटर के रोड होते थे, ग्रेटर नोएडा में 12 मीटर के मिनिमम रोड हुए, और जाकर के अब यमुना में मिनिमम 18 मीटर के रोड कर दिए उन्होंने। तो डेवलपमेंट ये लगातार बढ़ा रहे हैं, चीज़ों को ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर कर रहे हैं। पहले गरीबी के टाइम का नोएडा बना हुआ था, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत नहीं था, रोड इतने चौड़े नहीं थे। ग्रेटर नोएडा में चौड़े रोड हुए और यमुना में इससे भी चौड़े रोड हैं। तो सारी कीमत इंफ्रास्ट्रक्चर की है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे जैसे बढ़ रहा है, हमारी इमेजिनेशन के बाहर है कि ये चीज़ें क्या डेवलप होंगी, क्या रूप लेंगी, हम सोच भी नहीं पा रहे। इतना भी हम भी नहीं सोच पा रहे, हमारी सोच से ज़्यादा आगे डेवलप होगा इलाका। ये लोग किसी के दिमाग में बात आ नहीं रही, बोले जंगल है, खाली जगह है। जो डरा हुआ आदमी ऐसी ही बात करेगा, जंगल है, खाली जगह। अबे जंगल में ही तो डेवलपमेंट होगा, दिल्ली में थोड़ी डेवलपमेंट होगा। फिर वो रेट नहीं देंगे उतने, है नहीं उन पे उतने, फिर आप वो पैसे नहीं मिलेंगे, फिर कहोगे जी हम चूक गए जी। किसी जमाने हमने नोएडा एक्सचेंज में बहुत से लोगों को, दोस्तों को दिखाया ज़मीनें, ले लो जी ज़मीनें, 2 लाख रुपए बीघा मिलती है, नहीं लिया लोगों ने। आज कह रहे हैं यार अब तो यहाँ पे 2 लाख रुपए बीघे, 2 लाख रुपए मीटर का भी रेट नहीं मिल रहा, मतलब 2 लाख में भी नहीं मिल रही है, 1.5 लाख में भी नहीं मिल रही। तो उस जमाने में जब लोगों से कहा नहीं माने, वो 20 साल पुरानी बात है, ज़्यादा पुरानी बात भी नहीं है। अब कह रहे हैं पूरा शहर ही बस गया। तो भाई अगले 10 साल में बहुत चीज़ें बदलेंगी तेजी से। तो बेहतर यही है कि 10 साल का समय देखो, 5 साल 8 साल 5-6 साल में एक्वायरेशन हो जाएगा और 10 साल में बहुत चीज़ें बदल जाएंगी। क्योंकि इनके पास ज़मीनें नहीं है, लिमिटेड ज़मीन, मास्टर प्लान पास है। किसी भी अथॉरिटी का मास्टर प्लान इतनी आसानी से पास नहीं होता है। लोगों को दूसरी गलती क्या करते हैं कि नहीं होगा, अथॉरिटी ज़मीन लेगी नहीं लेगी। भाई अथॉरिटी ज़मीन क्यों नहीं होगी, इसको तो लाइसेंस मिला हुआ है, वो तो गोल्ड माइन में बैठी हुई है, उसका प्रॉफिट ही है, उसका प्रॉफिट है उसका। वो आपकी 4,043 रुपए मीटर की जमीन लेकर के 35,000 रुपए मीटर में रेजिडेंशियल बेच रही है आज की डेट में। फायदा यही है। तो वो तो गोल्ड माइन में बैठी हुई, वो क्यों नहीं लगी जमीन आपकी। अच्छा, अब ये मांड तहसील में डेवलपमेंट की तो बात हो गई। अब जैसे किसी को अगर ज़मीन लेनी है इस टाइम मांड तहसील में, जो विलेजेस एक्विजिशन में आ रहे हैं ईडा में, तो मतलब कैसे ले वो? क्या एक तो बड़ा सिंपल तरीका है कि आप हमारे साथ हर संडे को व्यूइंग कर सकते हो लैंड की, और वेरीफाइड लैंड दिखाते हैं। बट अगर नॉर्मल किसी को लेना चाहे तो वो कैसे ले? क्या चलते फिरते ब्रोकर्स पे भरोसा किया जा सकता है? काफ़ी सारे डीलर्स ने अपनी शॉप खोल रखी है, तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं अगर उनके थ्रू लें, या कैसे लें कोई लैंड? क्या होता है कि जितने भी मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है वो ये है कि जैसे बहुत से ब्रोकर होते हैं ना, ये इनके कोई एथिक्स बहुत से नहीं होते हैं। ये नहीं सोचते, इनको तो बस छापामारी युद्ध करना है कि एक बार पैसा मिल जाए, बात खत्म हो जाए। मेरे को इनको इंटरेस्ट नहीं होता है कि आपका पैसा है, बहुमूल्य पैसा है। वो सोचते हैं इनका पैसा कैसे मेरी जेब में आ जाए। उसके लिए वो हर तरह की कोशिश मेहनत करते हैं। वो आपको दिखाएंगे ज़मीन, कुछ दे देंगे कहीं और। अच्छा, आपके कागज़ भी अधूरे दे देंगे, आपको कागज़ों को वेरीफाई नहीं करेंगे। उन्हें पता है कागज़ों में दिक्कत है, लेकिन उसको ना तो वो समझदार है, पढ़े लिखे इतने कागज़ देख पाए, ना वो अथॉरिटी में जाके वेरीफाई कर पाते चीज़ों को। उन्हें अपनी लेवल की इंफॉर्मेशन होती है थोड़ी बहुत। तो कागज बस उन्हें ये पता है ये फलाने की ज़मीन है और ये फलाना बेच रहा है, बस। इससे ज़्यादा उनको कोई नॉलेज नहीं है ज़मीनों की। तो ये तो बहुत कागज़ के मामले में बिल्कुल अंधे हैं वो। अंधा वर्ड नहीं बोलना चाहिए, कागज़ के मामले में उनको नॉलेज नहीं है बिल्कुल भी। तो ऐसे केस में वो भी फंसे, हो सकता है वो सही हो, अपनी सही आदमी हो, लेकिन अपनी बेवकूफ़ी की वजह से आपको फंसा जाएगा वो। अपनी बेवकूफ़ी की वजह से आपको फंसा जाएगा वो। और बहुत से लोग हो सकता है स्मार्ट हो, वो गेम खेल रहे हैं, वो फंसा सकते हैं आपको। तो यहाँ पे सारा गेम ये है कि हमें जितने भोले दिखते हैं उतने भोले होते नहीं हैं। आपको भड़काएंगे, भाई इससे ज़मीन मत ले, इससे ले ज़मीन, ये आदमी सही नहीं है, आपको नई नई बातें बताएंगे। और एक आम आदमी सोचता है ये किसान है, ये सीधा आदमी है, बेचारा ये कहाँ जानता है बातें, जबकि सबसे ज़्यादा होशियार वही होता है। मेरे साथ बहुत बार हुआ है, पर हम बाद में बच गए इन सब चीज़ों से। जब हमने वेरीफाई किया तो पता चला जी ये तो फ्रॉड आदमी है भाई। कागज़ लाया ज़मीन के, एग्रीमेंट कहीं और था। अभी रिसेंटली मेरे पे एक केस आया, वो ज़मीन मेरे पास आई, मैंने उनका कागज़ देखा, उसमें एग्रीमेंट टू सेल था। बोले बाबूजी मुझे क्या पता। अभी मैंने कहा यार तुम ज़मीन बेच रहे हो, तुम्हें सारा पता होना चाहिए एग्रीमेंट टू सेल का है इसमें, और मुझे आप ज़मीन बेचने आ गए। ये तो मैं नहीं देखता तो मैं तो फंस जाता। तो एक आम आदमी ऐसे फंस जाता है, उसे पता नहीं होता बेचारे को।
तभी कहते हैं ना कि देखो, आप चाहे हमारे जो अच्छे कंसल्टेंट है ना, आप उनसे जमीन लें, वो मार्जिन जरूर होता है 1-2 रुपया उनका, या 2% 1% लेंगे आपसे, लेकिन पर आपको अंधेरे में तो नहीं डुबोएंगे, आपको सही जगह ले जाएंगे। उनको बस यह है कि उनको क्लाइंटेज बनाना अपना, जो वहां पे जो घूम रहे हैं मोटरसाइकिल में घूम रहे हैं उनको क्लाइंट नहीं बनाना, उनको तो छापामारी युद्ध करना है, जमीन बेचिए खाए। एक चीज़ हमने ये देखी है कि काफ़ी लोग जब हम पे लैंड व्यूइंग करने आते हैं, और 2-3 बार हमने देखा है कि लोगों को लगता है कि पता नहीं बहुत ज़्यादा प्राइस है, और जबकि प्राइस होता नहीं है। प्राइस तो वही है जो मार्केट है भाई, हमारा तो 1-2-3% रहता है, राइट। तो काफ़ी लोग क्या होते हैं कि फिर उसके बाद मैजिक ब्रिक्स पे जाएंगे या किसी वेबसाइट पे जाएंगे, लोकल लोगों को ढूंढेंगे, डीलरों को ढूंढेंगे, और वो सडनली उन्हें 9-10 लाख रुपए बीघा, 6 लाख रुपए बीघा प्रॉमिस कर देते हैं, जो कि या तो खादर की ज़मीन है या डिस्प्यूटेड लैंड है, तभी पॉसिबल है, नहीं तो है ही नहीं पॉसिबल। तो मतलब इसमें भी बहुत बड़ा रिस्क है। इसमें एक बहुत बड़ा गेम है। होता क्या है कि बहुत से लोग क्या कोशिश करते हैं कि बोले हम जो है ना, इससे मेन आदमी से ना खरीदें, इसके सबॉर्डिनेट से खरीदना है, लोकल चलते हुए लोगों से खरीद लें, तो फंसने का काम खुद करते हैं वो। फिर बाद में रोते हैं हमारे साथ ये हुआ, हमें चीटिंग हुई। हमारे पास बहुत से ऐसे केस आते हैं कि ज़मीनों में, अक्सर हमारे पास ज़मीनों में आते हैं कि भाई वहाँ पे हमने किसी ऐसे चलते फिरते आदमी से बात कर ली, उससे हमने ज़मीन ले ली, बाद में वहाँ दिखाने ले गया खेत में, फिर हम फंस गए जी, गलत ज़मीन मिल गई। तो आप अपने जो है एक अननोन से आदमी पर हम यहाँ पे आप जैसे कंसल्टेंट हैं, क्यों आप करेंगे? आपके पास तो पूरा सेटअप है, आपके पास पूरी टीम बैठी हुई है, आपका एक खर्चा आता है, आप सिस्टम बना रखा है उनको, तो आपकी ज़मीन क्यों महंगी होती है? आप वेरीफाइड ज़मीन देते हो, आपकी ज़मीन उन्हें लगता है महंगी है, जबकि महंगी नहीं, आपकी ज़मीन सस्ती है, मार्केट रेट पे ही है, मार्केट रेट में है। पर क्योंकि उनको लगती महंगी, ये है महंगी इसलिए लगती है क्योंकि वेरीफाइड ज़मीन होती है। आप खराब ज़मीन उनको नहीं देते हैं, चोर ज़मीन नहीं देते हैं। हमारे पास मुझे याद है बहुत पहले, अभी कुछ दिनों की बात है, 2-3 महीने पहले मैंने एक ज़मीन दिखाई। मेरे पास ज़मीन दिखाने के बाद जब मैंने जो अपना एक जो लोकल मेरा आदमी था, तो उसे खुर्जा एरिया में, तो मैंने उसका फ़ोन नंबर दे दिया। तो वो मेरे से कहने लगा भाई इनको कंसल्टेंट को छोड़ दे, भाई तू बता दे ज़मीन मेरे को। तो मेरे पास फ़ोन आया, बोले बाबूजी आपका खास जानकार तो नहीं है। मैंने कहा बता क्या मैटर है? बोले बाबूजी ये ज़मीन मांग रहा सस्ती, मैं इसे खादर की दे देता हूँ। मैंने फिर उसको मना किया, नहीं भाई हमारे थ्रू आया है, हमारे पास से आया, इसे खादर की ज़मीन मत दे। तो वो बड़ा, उसको मैंने डांटा उस आदमी को। तो बहुत से लोग अपने आप ही नुकसान करने के लिए तैयार रहते हैं, अपने आप ही सेल्फ डिस्ट्रॉइंग मोड में चले जाएंगे। आप चैनल से जाकर पीछे चैनल में हट रहे हैं, लेकिन आप क्या सोच रहे हो कि जो कंसल्टेंट की रेपुटेशन है क्या दूसरे की है उतनी? नहीं। तो फिर भी उसको पूरा भरोसा कर लेते हैं, कंसल्टेंट में भरोसा नहीं करते। तो आप नुकसान तो अपना करने को तैयार बैठे हैं पहले से ही, सिर्फ 2-3%, सिर्फ 1% बचाने के लिए आप, वो भी बच नहीं रहा, वो भी गलत जमीन है, गलत जमीन है। वहां पर तो आपको 100% पैसा दे के आ रहे हो, मुझे तो 2% 1% दोगे, वहां तो आपको 100% दे के जा रहे हो। 3 लाख रुपए जमीन के 15 लाख रुपए दे के आ रहे हो, 5 गुना नुकसान खादर में। अच्छा, मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ कि जो बहुत सस्ती जमीन आपको सस्ती जमीन दे देंगे आपको, लेकिन आपके हाथ में आया कुछ नहीं। खादर की जमीन है, जमुना में बह रही है वो जमीन है, दिखा देंगे कहीं और। हम डरा नहीं रहे, तो प्रॉपर वे में आप चलें, आप रेपुटेड लोगों से खरीदें चीज़ें, आप तरीके से खरीदें। आप 2% कमीशन आप दे भी रहे हैं तो वो आपके फायदे की चीज़ है। जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं तो 2% अच्छे लोगों को हमेशा 2% देने की कोशिश पूरी करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि 2% पहुंचेंगे तो मेरे को प्रोटेक्ट जमीन, अच्छी जमीन मिलेगी। लोग क्रेडिट डेबिट कार्ड भी तो इसलिए यूज करते हैं, प्रोटेक्शन मिलता है। 2-3% एक्स्ट्रा वो भी लेते हैं, बट प्रोटेक्शन देते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं हमारे को वो। आप रेगुलर एक ही व्यक्ति से खरीदेंगे, लोग अलग अलग जगह लोगों से नहीं खरीदेंगे। हमारी पॉलिसीज क्या है, एक ही लोग से खरीदते हैं, तो जिससे कि हमारे साथ वो फ्रॉड नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता है कि यदि फ्रॉड करूंगा तो मेरे से ज़मीन बार बार खरीदने नहीं आएंगे। तो ये हम उसको हमारा तो ऐसा रिलेशन बन जाता है कि वो जना वो हमारे साथ चाहे फ्रॉड करेगा ना, हम उसके साथ बेईमानी करेंगे, तो दोनों का काम चलता है ऐसे केस में। तो हमेशा ट्रस्टेड कंसल्टेंट के पास जाना चाहिए, वो आपको सही बात बताएगा, सही चीज़ दिलाएगा, आपको चोरी की चीज़ नहीं दिलाएगा, बेईमानी की चीज़ नहीं दिलाएगा, और कोई आगे जिससे आपको फ्यूचर में कोई दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत कब होती है, आप आधा सच इधर का सुनते हैं, आधा सच उधर का सुनते हैं। कंसल्टेंट का आधा सच सुना, रेट ज़्यादा लग रहा है आपको, वो दूसरा उसका सच सुन लिया, रेट कम लग रहा है उसका, पर उसने सारे कागज चेक नहीं किए कोई भी। जमीन ही बेकार है, जमीन ही बेकार है। तो आपको हो सकता है 15 की जगह 11 में मिल जाए वो, लेकिन काम की क्या है वो जमीन आपकी बेकार। तो ये क्या चक्कर है कि मतलब
जो नया नया आदमी होता है उसे खादर की जमीन लोग दे देते हैं, ये बड़ा उसको कॉन्सेप्ट अच्छा नॉलेज चला नहीं हुआ है, है। वो सबसे पहले आपकी नॉलेज टेस्ट करता है। अच्छा। एक जो जनरली ये लोकल जो जितने भी नए डीलर बने हैं वो आप उन्हें भी नॉलेज नहीं होती है, फिर वो आपकी सबसे पहले कोशिश करते हो खादर की तरफ ले जाए, या मार्जिन ज्यादा अच्छे हैं, अच्छा। रेट कम है। आपके आपके दिमाग में क्या बात आती है कि भाई मुझे जमीन सस्ती मिले, आपके दिमाग में एक ही आइडिया होता है, मुझे सस्ती मिले अच्छी मिले। दो ही आइडियाज रहते हैं आपके पास। आप जमीन देखने जाते हैं, आपने जमीन देखी, ये तो यार महंगी जमीन है, ये महंगी जमीन है, अच्छी दिख रही है सारी और महंगी जमीन है। फिर कहेंगे आप डीलर से, एक काम कर भाई सस्ती दिला तू यार, 1500 ने रेट बताए, बोले तू एक काम कर 11 की दिला। अब डीलर भूखा है, क्या करेगा वो कहेगा ठीक है बाबूजी 11 में देनी है, मिल तो है नहीं रही, अब 14 की चीज 11 में तो होनी नहीं है, तो बेहतर है खादर की जमीन दिखा देता हूँ। थोड़ा झूठी तो बोलना है, बाबूजी ये जमीन है, दे दी खादर की कागज में, कागज सही है, सब कुछ सही है, जमीन भी है खादर में, पर है वो 3 लाख रुपए बीघे की। आपको 11 में चिपक गई, नुकसान। अब आपको 5 साल बाद पता चलेगा। 2004 के आसपास जब जेवर में ज़मीन खरीदनी शुरू की तो हमें भी बहुत से लोग जो है ना ज़मीन दिखाते थे, फिर उन्होंने हमें ज़मीन जो है ले जाकर के खादर में पटक दिया सस्ती ज़मीन के चक्कर में। अब ले ली ज़मीन हमने, खादर की ज़मीन है वो सस्ती, मौके पे मौजूद नहीं थी ज़मीन है वो। तो चलो हम उनसे निकल आए कैसे भी। फिर हमने पूछा 10 साल बाद उन डीलरों से, भाई तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, अच्छी ज़मीनें दिलाते, हो सकता है तुमसे बहुत साल तक हम ज़मीन खरीदते। तो बोले भैया बाबूजी हम उस समय भूखे भेड़िया थे, उस समय तो हम हड्डी सहित आदमी को खा जाते, इतनी पेट में आग लगी हुई थी, हमें तो पैसे दिखाई देते कहीं से पैसे आ जाए बस, इतने भूखे थे हम। तो हमें आदमी की कोई मोरलिटी वगैरह, मतलब एक बार में जितना लूट सकते कोई मानवता या मोरलिटी कुछ भी नहीं थी हमारे पास उस समय। ना हमारा दिमाग था इतना हमारे पास, हमें तो बस माल चाहिए। तो हमें कोई भी आदमी दिखाई देता था, बस आ गया, पैसा आ गया हमारे लिए, बस इससे ज़्यादा सोच हमारे पास थी नहीं। तो मैंने कहा तुमने अपना नुकसान उठाया, मैं आज तो मुझे वो ज़मीन नहीं दिलाते तो आज मैं तुमसे बहुत ज़मीन खरीदता। कह रहा बाबूजी तो बता दिया कारण क्या है। अब मैं समझा, अब समझ में आ रही है, तब नहीं आती थी समझ में। अच्छा। अब लोग गलती कर रहे हैं ये। अब हमने गलती करी, आप जैसे लोग खो दिए हमने। तो कहने का मतलब ये है कि आप हर आदमी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, चलते फिरते आदमी पे। यदि आदमी पे चलते फिरते पे ट्रस्ट करोगे तो यही हमने जब सुना कि आज वहाँ कब्जा हो गया, वो ज़मीन गलत दे दी, बार बार रजिस्ट्री, यही कागज, तो ट्रस्टेड चैनल से आप ज़मीन खरीदें आप। या तो खुद नॉलेज अपनी पैदा करें, जमीन 2 ही तरीके से खरीद सकते हैं, या तो आपको खुद की नॉलेज हो या किसी पर ट्रस्ट करते हो। तो ट्रस्ट करने के लिए तो पटवारी पर ट्रस्ट करो या हम जैसे कंसल्टेंट पर ट्रस्ट करो। तो बेहतर तरीका तो यही है, बाकी तो और कोई तरीका है नहीं ज़मीन खरीदने का। ये भी मतलब बड़ा मुश्किल प्रोसेस है ज़मीन लेना, और हर किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते बिल्कुल भी। 1-2%, 2-3% बचाओगे और उसमें सारा पैसा आप लूज कर दोगे। उसमें आपको खोने के लिए बहुत कुछ है। आप हो सकता है आपको ज़मीन अच्छी भी मिल जाए, नो डाउट। भाई 150 लोगों को ज़मीन अच्छी मिल गई सपोज करो, चलते फिरते आदमी से, और 50% गलत मिल गई तो उसमें काफ़ी लॉस हो गया, तो आप तो माइनस में आ गए ना। अच्छा, एक चीज़ मैंने ये भी सुनी है कि किसान बहुत बार ज़मीन बेच देता है, तो हमें तो पता है कि एग्रीमेंट टू सेल हम चेक कर सकते हैं। भाई कोई इन सब चीज़ों का एक तरीका है, यदि आप ट्रस्टेड डीलर से नहीं लेंगे तो यही समस्या सुनाई देगी कि भाई बार बार बेचा। आप बार बार बेच ही नहीं सकता, आप रिकॉर्ड चेक करो ना उसका। सारे रिकॉर्ड सरकार के रिकॉर्ड में होते हैं, स्टाम्प रजिस्ट्री विभाग के। आप रजिस्ट्री विभाग से निकलवाओ उसका पूरा रिकॉर्ड, किसान ने जमीन कितनी बार बेची, बेचने तो रजिस्ट्रार ऑफिस ही गया होगा, रजिस्ट्री हुई होगी उसकी 10 बार, तो आप चेक निकलवा लो रिकॉर्ड। आप जमीन क्यों खरीदते हो उसको, आप रिकॉर्ड निकलवाना नहीं चाहते हो, ट्रस्टेड लोगों पे आप जा नहीं रहे हो, तो दिक्कत तो आपके साथ आएगी। आप ट्रस्टेड ढूंढो सबसे पहले। आप 2% या 1% दे रहे हो, 2% दे रहे हो, तो आप इसलिए दे रहे हो कि वो सर्विसेज आपको मिल रही है। भाई पैसे वाला तो आप तो कंसल्टेंट को 2% देगा फ्री हो, पैसे वाले तो आप ही बनोगे ना। पैसा तो आपका ग्रो कर रहा है, कंसल्टेंट का नहीं कर रहा। कंसल्टेंट को तो 2% मिला, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। पर हमारा उद्देश्य जो है, जो कंसल्टेंट, हमारा उद्देश्य 2 बीघा बेचना नहीं है, हमारा बेचना है ज़्यादा ज़मीन है। इसके बहाने धीमे धीमे ट्रस्ट बनेगा लोगों से, फिर ज़्यादा ज़मीन हम उन्हें बेच पाएंगे तो हमें कुछ मार्जिन मिलेंगे। 1-2 बीघा में तुम्हारा खर्चा आता है उतना, 10 बार दिखाने जाना है, फिर जाना है, रजिस्ट्री करने जानी है, कॉस्ट है हमारी, फिर उसमें किसान को भी लेके आना है, किसान को भी बांधना है, तो खर्चा ही हमारे पास बहुत सा।
एक बड़ा वो इंटरेस्टिंग केस हमने देखा था जब हम मांड तहसील में गए थे रजिस्ट्री के लिए, कि जगह कुछ एरिया बताया गया और निकला एंड ऑफ द डे कुछ निकला, तो वो भी बड़ा कॉमन है। हाँ, बड़ा कॉमन है। लोगों को कागज की नॉलेज नहीं है, सिलसिला देखना जानते नहीं है, तो वो जमीन को नहीं कर पाते उसमें रिकॉर्ड में। कभी कभी अब तो रिकॉर्डों में लिखा आने लगा जमीन, कुछ रिकॉर्डों में अभी भी नहीं लिखा होता जमीन कितनी है इसके पास, तो वो सिजरा से पता चलता है उसका। एक बाकायदा उसका फैमिली का एक सिजरा होता है, तो वो जाकर के वो बनाएगा, उसको एडवोकेट बनाएगा या पटवारी बनाएगा, तो बता के देगा इसके हिस्से में इतनी जमीन है, जिसको हम हिस्सा प्रमाण पत्र भी कहते हैं। वैसे तो कायदे में हमें हिस्सा प्रमाण पत्र भी लेना चाहिए, जहाँ पर नहीं लिखा है तो वो पटवारी बना के देता है उसका हिस्से, इतने हिस्से में इतनी जमीन है इसके में, तो उस सिजरा से पता चलता है हमारे को। ओके, तो भाई यही सब अच्छा, कंक्लूजन है। एक चीज़ और भी है लोगों में, यहाँ पे लोग ये सोचते हैं कि जमीन हर आदमी हर जगह नहीं ले सकता। ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या है कि आप एससी की जमीन नहीं खरीद सकते जनरल वाले, अच्छा और एससी जो है वो जनरल की जमीन खरीद सकता है। अच्छा, तो कभी भी बहुत से लोग ले लेते हैं, एससी की ज़मीन ले लेते हैं। ऐसा भी केस मैंने बहुत सी बार देखा है कि लोगों को नॉलेज नहीं है, ज़मीन खरीदी। एससी की ज़मीन जनरली सस्ती आती है, क्योंकि जनरल आदमी ले नहीं सकता उसको, क्योंकि परमिशन से लेनी पड़ती है उसको एसडीएम डीएम से। डीएम इतनी आसानी से परमिशन मिलती नहीं है, तो वो ज़मीन जो है सस्ती होती है और लोग बेच जाते हैं उसमें। फिर जब म्यूटेशन के टाइम आता है, म्यूटेशन होता नहीं है उसका ज़मीनों का, तब उसे होश आता है कि भाई रजिस्ट्री तो हो जाती है, होश आता है कि भाई ज़मीन जो है ना, ये तो गलत हो गया मेरे साथ। अब ऐसे में जो छोटे मोटे डीलर होते हैं भाग खड़े होते हैं, बोले ठीक है भाई, तो मैं क्या करूँ। तो ऐसा भी केस मैंने देखने में आया कि बहुत सी ज़मीनें जो जनरल को बेच दी हैं। मतलब सारी प्रॉब्लम्स वहीं से शुरू हो रही हैं, वहीं से खत्म हो रही हैं। अननोन आदमी से ले रहे Unknown हो, आदमी से लेकर- चलते फिरते से ले रहे हो, वो यही करेगा आपके साथ। चांसेस हैं, अच्छे चांसेस हैं, 50% चांसेस हैं। वो जो कि बहुत बड़ा चांस है। मतलब मैंने 2 जमीन ली तो एक मेरे साथ गलत होगा ही होगा। गलत आ जाती है मेरे पास, फिर हमारी हिम्मत टूट जाती है उसका ज़मीन ना खरीदने की, फिर लेना ही बंद कर देते हैं। नहीं बंद कर देते, तो आपका एक रास्ता और बंद हो जाता है। एक गलत डिसीजन से आपका ज़मीन खरीदने का रास्ता ही बंद हो जाता है, फिर आप ज़मीन नहीं खरीदते पूरी जिंदगी, और 10 लोगों को और बता के जाएंगे कि ज़मीन मत खरीदना, और फिर फ्लैट वालों से भीख मांगते हो। वो एक अलग इशू है। पर लेकिन ये बता के यही जाओगे कि भाई ज़मीन नहीं खरीदना, भाई आपने अपनी एनर्जी को गलत जगह लगा दिया। आप अच्छे कंसल्टेंट के पास जाओ, आप एक अच्छे, आप नहीं जाते तो अच्छे पटवारी के पास जाओ, उस गांव के पटवारी के पास जाओ। हम पे भी विश्वास मत करो, ज़मीन को ले जा करके पटवारी के पास जाओ, दिखाओ भाई ज़मीन को कि भाई ये ज़मीन सही है नहीं है, क्या है, पता क्या कमी है इसमें, नहीं है तो हमसे सीखें। इस बात की हम सलाह इसी बात की देते हैं। तो अगर किसी को अपने लैंड पेपर्स वेरीफाई करवाने हो तो वो हमसे भी करवा सकता है। हमसे भी करा सकता है। तो बेसिकली हम तो कंसल्टेंसी पे भी बैठे हुए, लोगों को सही जगह मिले। हम नहीं चाहते कि भाई लोगों को ये हम सुनाई दे कि आज वो गलत ज़मीन हो गई, वहाँ मिल गई, ऐसे मिल गई, ये हो गया। तो हर लेवल पे उसको ज़मीन को वेरीफाई करना होता है, ठीक है। और सारा वेरिफिकेशन का गेम है। जब आपकी ज़मीन लैंड वेरीफाई होगी, प्रॉपर में वेरीफाई होगी, तो आपको म्यूटेशन बहुत आसानी से हो जाएगा आपका। ये नहीं है कि हमारे साथ नहीं गलती, हमारे साथ भी बहुत बार होती हैं, ज़मीनें लिखा दी ज़्यादा, जबकि उसके खाते में इतनी ज़मीन है नहीं। पहले ज़मीन सस्ती होती थी, चलो झेल जाते थे, तो उन ज़मीनों को फिर वापस कम कराई उन्होंने उनको, तब म्यूटेशन हुआ उसके बाद, क्योंकि म्यूटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, क्या ये भी होता है कि किसान को जब हमने ज़मीन लॉक की 5-10% एडवांस दिया और चांस है कि वो रजिस्ट्री के दिन ना आए, ये भी होता है क्या? ऐसा होता है, जो भी होने को सारी पॉसिबिलिटी हैं, पर लेकिन क्योंकि किसान को हम बहुत इमीडिएटली रजिस्ट्री कराते हैं, बहुत लंबा टाइम नहीं लेते उनसे, तो इसलिए वो जनरली किसान आ जाता है। 99% केस में आ जाता है। पर एक ये प्रॉब्लम हमने देखी है कि जैसे एक किसान 10 बीघा बेच रहा है और हम उसे 4 बार रजिस्ट्री के लिए बुलाएंगे तो उसे अलग से हमें पैसे देने पड़ रहे हैं हर बार। वो अलग इश्यूज है। देखो, कायदे से तो ये है कि जो एक बार रजिस्ट्री आया करा लीजिए, बात खत्म हो गई उसकी। वो बार बार क्यों आएगा? इनकन्वीनियंस की फिर कॉस्ट है। इनकन्वीनियंस है उसके लिए, बार बार उसके हिसाब किताब में दिक्कत है, वो एक अलग इश्यूज है उसका। तो इश्यूज यहाँ पे बहुत से हैं। इश्यूज ये है इसलिए क्योंकि लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन है, हमें नॉलेज नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है। और कॉन्फिडेंस जब आएगा जब आप 10-20 ज़मीन खरीदोगे, तब तक आपको नुकसान बहुत हो चुका होगा। तो बेहतर है कि एक अच्छे कंसल्टेंट के पास जाएं, शुरू में उससे समझें, उसके बाद आपको नॉलेज आ जाएगी। आपके शुरू के कदम गलत गिर गए तो आपको फिर ज़िंदगी भर आप ज़मीन नहीं खरीदोगे। एक दो नुकसान, ज़मीन नहीं खरीदोगे, फिर अगली पीढ़ी को भी बता के जाओ ज़मीन मत खरीदो, तो और नुकसान आपके साथ। तो बेहतर ये है कि पहला कदम आप ठीक रखो, अल्लू पल्लू से ज़मीन मत खरीदो, ट्रस्टेड लोगों से ज़मीन खरीदो,
और वेरीफाई कराओ, खुद भी वेरीफाई करो पटवारी से जाके। ठीक है। और रही कब्जे की बात, तो कब्जे के लिए हम टेको उसको ध्यान देते हैं, बाधा के एक मिनिमम चार्जेस आपसे लेंगे, और उसके बाद हम आपकी मेंटेन करेंगे ज़मीनों को, आपके वीडियोग्राफी, ऑडियोग्राफी, वहाँ पे साइड पर आप जाओगे दिखाएंगे, आपके तार फेंसिंग करवाएंगे, आपकी सारे काम कराएंगे। सिर्फ हम ज़मीन ही नहीं बेच रहे, आपको प्रोटेक्शन भी देंगे वहाँ पे ज़मीनों के मामले में। ये रजिस्ट्री का प्रोसेस एग्जैक्टली कैसे होता है? रजिस्ट्री का प्रोसेस भी बहुत सिंपल सा है। जब आपके कागज़ पूरे कंप्लीट हो जाते हैं, किसान ज़मीन बेचने को तैयार होता है, तो रजिस्ट्री के लिए सबसे पहले हमारे को 4 चीज़ें चाहिए। एक तो हमारा आधार कार्ड चाहिए, पैन कार्ड चाहिए हमारे को, एक फ़ोटोग्राफ चाहिए हमारे को, और एक चेक चाहिए जो देना होता है रजिस्ट्री वाले दिन। वो 4 चीज़ें आप हमें दे देंगे, उनको ले जा कर के हम अपने एडवोकेट के पास भेजेंगे। कागज तो हम सारे चेक करा ही चुके हैं, एडवोकेट के पास भेजेंगे। एडवोकेट उसको क्या करेगा, सबसे पहले OTP के द्वारा आपके आधार कार्ड को वेरीफाई करेगा वो। ठीक है। एक आपको कच्चा आपको एक एग्रीमेंट बना के भेजेगा, जो फाइनल स्टाम्प ड्यूटी पे प्रिंट नहीं किया, एक सिंपल से पेपर पे। आप में करेक्शन करने अपने एड्रेस पता होता है, हम आप वेरीफाई करने के लिए आपके पास भेजेंगे। यदि आप अपना वेरीफाई कर देंगे, मेरा आता पता सब ठीक है, पता कि हम चेक करेंगे ज़मीन कितनी है, इसमें लिखा है सही लिखा है कि नहीं लिखा है, ठीक है ना, एरिया क्या है, खसरा नंबर क्या है, ये सब चीज़ चेक, किसान का नाम क्या है, सब चेक करने के बाद हम उसको स्टाम्प पेपर खरीदवाएंगे उससे। ठीक है। स्टाम्प पेपर के पैसे डलवाएंगे, स्टाम्प खरीदने में आ जाएगा, पार्टी को स्टाम्प पेपर के पैसे देने होंगे। स्टाम्प पेपर लेने के बाद जो है ना, इसके बाद वेरिफिकेशन शुरू, OTP आएंगे सबके फ़ोन नंबर पे, जिनके वो वेरीफाई हो जाएंगे। इसके बाद वो कागज़ सारे तैयार हो जाएंगे। दूसरे दिन पहुंचना होगा, दूसरे दिन पहुंचने के बाद सब कागज़ों पे साइन हो जाएंगे आपके पे, सब वो आपने भी साइन करने हैं, सेलर ने भी साइन करने हैं, गवाह ने साइन करने हैं। उसके बाद रजिस्ट्रार ऑफिस में जा कर के पर्ची और कटेगी, और रजिस्ट्रार उसको वेरीफाई करेगा, कागज़ों को देखेगा, कैलकुलेशन स्टाम्प ड्यूटी ठीक है कि नहीं है, सारी चीज़ ठीक है कि नहीं है, वेरीफाई करेगा, कोई कमी है कमी बताएगा, कमी दूर करके लाओ, फिर कागज़ लगाओ, वेरीफाई हो जाने के बाद वो फिर भेज देगा फोटोग्राफी के लिए। अच्छा। इमीडिएटली फोटोग्राफी सेक्शन पर खड़े हो जाके आपके फोटोग्राफ्स हो जाएंगे, आपके अंगूठा लग जाएगा, और एक आपका वेरिफिकेशन भी होगा उससे आधार कार्ड का। उसके बाद होने के बाद, फोटोग्राफी होने के बाद, फिर एक रजिस्टर पे आपने सबने साइन करनी है। साइन करने के बाद चेक आपने उसी समय दे देना उनको, जो और देना है अमाउंट वो दे करके अपना बाहर आ जाना। फिर एक पर्ची मिलेगी आपको, वो रख लीजिएगा संभाल के, उसके आधार पे आपको रजिस्ट्री 2-3 दिन में मिल जाएगी आपको। रजिस्ट्री के आधार पे म्यूटेशन हो जाएगा। 30 से 35 दिन, 40 दिन म्यूटेशन का लगता है। म्यूटेशन के लिए क्या करना पड़ता है? म्यूटेशन के लिए एक अमाउंट देना होगा आपको, जो सर्विसेज होती है एडवोकेट की, वो पैसे देने होंगे, म्यूटेशन करा के आपको दे देगा। नहीं अदरवाइज 10 चक्कर आपके लग जाएंगे, कोई फ़ायदा नहीं है। एडवोकेट के कराने में फ़ायदा रहता है, बेस्ट है। बेस्ट है। ठीक है। कागज़ वो पहले बना लेता है म्यूटेशन के, जब वो रजिस्ट्री करता है उसी समय म्यूटेशन के कागज़ भी तैयार कर लेता है वो। और मतलब जब रजिस्ट्री हो जाए, म्यूटेशन हो जाए, फिर मैं अपनी बाउंड्री भी बना सकता हूँ? हाँ, नहीं म्यूटेशन से पहले जैसी रजिस्ट्री आपकी हो जाए, आप अपना जो है तार फेंसिंग कराएं, आ जाए, तार फेंसिंग करवा देंगे हम। तार के आपको पैसे देने होंगे, और पिलर है वो लगवा देंगे, और तार फेंसिंग करा देंगे आप। ठीक है। ठीक है। तो ये क्या बाउंड्री करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? तार फेंसिंग करा लेनी चाहिए, सेफर साइड है, आपकी ज़मीन अलग से दिखाई देती है। अच्छा। तार फेंसिंग करा लेनी चाहिए। ओके। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है, ये ज़मीन क्या मैं किसान से डायरेक्टली ले सकता हूँ? क्या मैं भरोसा कर सकता हूँ किसान से, अगर मुझे ज़मीन यही लेनी है डायरेक्टली? देखो, किसान अपनी कमियां क्यों बताएगा? कागज़ तो अगेन वही क्वेश्चन आ गया कि भाई वेरिफिकेशन कैसे करोगे? वेरिफिकेशन के लिए तो कोई मीडिएटर चाहिए होगा आपको। आप खुद वेरीफाई करेंगे नहीं, किसान अपना वेरिफिकेशन आपको पूरा देगा नहीं, गलत बताएगा, नहीं बताएगा, वो नहीं करके देगा ना पूरे अपने तक। वो तो मेरी तो ज़मीन ठीक है, ठीक है ना, तो फिर क्या करेंगे? आप ले लो ज़मीन, फंसने के चांसेस हैं आपके, अलग ज़मीन किसान से लेने में आपके। तो आपको ऐसे व्यक्तियों की ज़रूरत है जो गांव की भाषा भी समझता हो, शहर की भी समझता हो। भाषा से मतलब ट्यूनिंग उसकी दोनों तरफ हो, कैसे काम होते हैं, कैसे काम होते हैं। फिर वेरिफिकेशन का काम है, वो अलग काम है। तो ग्राउंड लेवल पर भी हमें पता होना चाहिए किसान है कि नहीं है, कोई डिस्प्यूट तो नहीं है,
तो अब मेरा एक लास्ट क्वेश्चन ये है कि ठीक है, हमने ज़मीन ले लिया आज 2031 में, क्या प्रोसेस रहेगा हमें मुआवजा मनी मिलने का? पहले कोई नोटिफिकेशन आता है, फिर लैंड सरेंडर कैसे करते हैं, फिर मतलब कॉम्पनसेशन कहाँ से उठाते हैं, प्लॉट कहाँ पे मिलता है? आप बताओगे इसके बारे में पूरा? इसका बहुत सिंपल सा प्रोसेस है कि जनरली पेपरों में निकलता रहता है, इस गांव की ज़मीन अधिग्रहण हो रहा है, इस गांव की ज़मीन अधिग्रहण हो रहा है, ये निकलता रहता है लोकल पेपर्स में, हिंदी के पेपर्स में ना। फिर दूसरा तरीका ये है कि आपके पास कभी भी यमुना अथॉरिटी में जाएं, वहाँ भूलेख विभाग होता है, वो आपका ज़मीन बता देगा एक्वायरेशन हो रहा है, नहीं हो रहा है, कब हो रहा है। 2 साल में, 1 साल में, कभी चले जाए वहाँ पे। तीसरा चीज़ है, हम बताएंगे उसको कि भाई ज़मीन का एक्वायरेशन हो रहा है, आप अपने कागज़ तैयार करें। कागज़ तैयार होते हैं उसमें तहसीलदार की भी मोहर लगती है, पटवारी की भी मोहर लगती है, तो वो SDM की भी मोहर लगती है, कागज़ तैयार होते हैं। उसका कोई 5-10 हज़ार रुपये खर्चा आता है। आप कराना चाहते हैं आप करा लें, नहीं आप पे मेहनत करना चाहते तो हमें कागज़ देते हैं, हम तैयार करा देंगे उनको। तैयार कराने के बाद फाइल को हम अथॉरिटी में लगा देंगे कि हम समझौते के आधार पर ज़मीन जो है ना, हम आपको बेचना चाहते हैं। अथॉरिटी उसका अप्रूवल दे देगी, पेपर में निकालेगी कुछ दिनों बाद, भाई किसी व्यक्ति को यह ऑब्जेक्शन दाखिल हो, ये व्यक्ति फलाना व्यक्ति ज़मीन बेचना चाहता है, इतना एरिया है, इतना ये गाँव का नाम है, किसी को ऑब्जेक्शन दाखिल करना है दाखिल कर दें। यदि कोई ऑब्जेक्शन दाखिल करता है तो ठीक है, वैलिड होता है तो देखते हैं, नहीं वैलिड तो हटा देते हैं, और 15-20 दिन बाद आपको फ़ोन आएगा कि भाई आपकी ज़मीन जो है ना रजिस्ट्री के लिए रजिस्ट्रार ऑफिस में आप आ जाएँ। तो अपने फ़ोटोग्राफ्स लेकर के, अपना आधार पैन कार्ड लेकर के आप रजिस्ट्रार ऑफिस पहुंच जाएँ। रजिस्ट्रार ऑफिस में उनका अथॉरिटी का लेखपाल आएगा, पटवारी आएगा, पटवारी आपके साथ साइन कर देगा। वहाँ पे साइन होने के बाद वही रजिस्ट्री की प्रक्रिया होगी पूरी। रजिस्ट्री की प्रक्रिया होने के बाद आप अपने घर जाओ, वो अपने घर चले जाएंगे, और कुछ दिनों बाद आपके खाते में एक कैंसिल चेक भी लेते हैं साथ के साथ। वो एक 7-10 दिन बाद आपके खाते में पैसे वो आ जाते हैं, ऑनलाइन ट्रांसफ़र होते हैं। ना आपके पास किसी के पास जाने की ज़रूरत है, ना किसी से कुछ कहने की ज़रूरत है, आपके अकाउंट में पैसे 7 दिन बाद ऑटोमेटिक दिया जाते हैं। और ये प्लॉट का आपको कॉम्पनसेशन लेटर में लिख दिया जाता है? लिख दिया जाता है। ठीक है, तभी पैसे काट के देते हैं ना, वो पूरे पैसे नहीं लेते आपसे, 10% पैसे काट के आपको देते हैं। क्यों देते हैं? कि प्लॉट देंगे वो आपको। ठीक है, ठीक है। और वो प्लॉट की वैल्यू अपने आप में ही मतलब 10, 12, 15 हज़ार रुपये स्क्वायर फीट नहीं, मीटरों में होती है मेरे हिसाब से। मतलब अगर मैजिक ब्रिक्स में लोग देखें तो फीट में दिखते हैं प्राइसेस। या 50,000 60,000 रुपये मीटर के रेट होते हैं, और जब तो 6 साल बाद तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, और ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, तो काफ़ी मज़ा आया आपसे बात करके, स्पेशली कैमरे के सामने। तो काफ़ी मेरे को भी काफ़ी इंसाइट्स मिले, एंड आई होप you all like this podcast. It has been a very good session where we discussed a lot of questions and a lot of like candid, frank feedback, opinions. So do keep subscribing to our channel, keep listening to our videos, and more importantly, be a land investor. Do not waste on this opportunity. These lands are so cheap right now with so much upside that you want to be buying it right now ASAP. With that note, thank you.